Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Chalo, we'll go ahead with the cost and management accounting introduction. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, सी टू इट फटाफट से रिकैप कर लेते हैं. So we've seen the objective of, you can say, cost and management account. Apart from that, in first lecture we have seen the discussion. We discussed about the cost control and cost reduction. कंट्रोल में हम मेंटेन करेंगे, जबकि रिडक्शन में विल चैलेंज द स्टैंडर्ड्स एंड विल रिड्यूस द कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी. देन वी हैव सीन द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. ओके, इसमें क्या क्या आता है, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे एंड देन रिपोर्ट करेंगे एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस विल बी देयर. ओके, फिर हमने वेरियस फील्ड में कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग का डिफरेंस देखा हमने. ठीक है, नेक्स्ट रोल ऑफ द मैनेजमेंट. और ये CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहां पे यूज कर रहे हैं, तो देयर आर वेरियस. जनरली तो इंटरनल यूजर्स के लिए है, बट कुछ जगह पे एक्सटर्नल यूजर्स भी यूज करते हैं. तो ये कैसे यूजर्स यूज करते हैं, पॉलिसी मेकर्स जो की पॉलिसी या डिसीजन या स्ट्रेटेजी बनाने के लिए यूज करते हैं. ओके, मैनेजर्स तो ऑब्वियसली फॉर दैट कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर की प्राइस, मतलब कॉस्ट डिसाइड करने के लिए, प्राइस डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं. ऑपरेशनल स्टाफ एंड एम्प्लॉइज. देन आफ्टर कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी है. ओके, जो यहाँ पे पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए उसको कॉस्ट चाहिए. क्यों, टैक्स फिक्स करना है, टैक्सेशन फिक्स करना है या सब्सिडी डिसाइड करनी है. ऑडिटर्स को क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड जिसको एप्लीकेबल है उसका कॉस्ट ऑडिट करने के लिए. शेयर होल्डर टू नो देयर इन्वेस्टमेंट्स आर देयर इन रिस्पेक्टिव कंपनी. और क्रेडिटर लेंडर को क्या है कि उसका जो लोन दिया है, ओके, उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है, सेफ है. देयर आर सर्टेन एसेंशियल फीचर्स ऑफ द गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. तो अगर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसी होनी चाहिए, ऑब्वियसली दैट शुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव. आपको जो भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो इंफॉर्म करे. ओके, वो टेलर मेड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेटिव और सिंपल होनी चाहिए, एक्यूरेट, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेने वाले हो. तो दैट शुड बी वेरी एक्यूरेट. इट शुड बी यूनिफॉर्म. ओके, डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हो, प्रोडक्ट वाइज कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, वर्टिकल कर रहे हो, तो यहां पे आपका जो भी डेटा है वो कंसिस्टेंटली और यूनिफॉर्मली अवेलेबल होना चाहिए. इंटीग्रेटेड, तो सारे जो डिफरेंट फील्ड हैं, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, रिसर्च हो, ट्रेंड एनालिसिस हो, ये सब आपके अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में इंटीग्रेट होना चाहिए. इट शुड बी फ्लेक्सिबल. अगर आपको कहीं पे अपडेट करना है, एक्सपांड करना है, तो दैट शुड बी फ्लेक्सिबल टू अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशन एंड सिस्टम शुड बी ट्रस्टवर्दी. और जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, ओके, तो बिफोर यू इंस्टॉल द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, मेक श्योर ये आप रिक्वायरमेंट, प्री रिक्विजिट पहले देख ले. सबसे पहले ये जो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर माय ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम. ओके, प्राइस फिक्स करना है, एनालिसिस करना है, डेप्थ में रिडक्शन करना है, क्या, व्हाट आर माय ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर मेरा बिजनेस और इंडस्ट्री, क्योंकि बिजनेस और इंडस्ट्री के हिसाब से आपकी सिस्टम जो है वो डेवलप होगी. ओके, आप बैंकिंग सेक्टर में तो आपकी प्रोडक्ट वैसे होगी, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो प्रोडक्ट वैसे होगी, ऑटो इंडस्ट्री है तो प्रोडक्ट वैसे होगी. तो यहां पे आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. नॉट ओनली दैट, बट आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है वो भी डिपेंड करता है. आपकी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कैसे है, हाउ द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यू रिक्वायर. ओके, तो ये सभी रिक्वायरमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है. एंड देन नो योर प्रोडक्ट, नो योर प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर आप फॉर एग्जांपल शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं, शुगर फैक्ट्री आपकी, तो वहां पे आपकी प्रोसेस अलग होगी. अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो उसकी प्रोसेस डिफरेंट होगी. तो यहां पे आपकी प्रोडक्ट को जाने, आपकी प्रोसेस को जाने, उसके बाद जाके आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें. और सब जगह पे इंफॉर्मेशन जो स्कैटर्ड है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, वो सिंक में होनी चाहिए. ठीक है. एंड फाइनली मेथड आप क्या यूज करना चाहते हो कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, और व्हाट आर द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस और ऑडिट रिक्वायरमेंट फॉर यू. ये सब जानने के बाद ही आप अच्छे से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो लास्ट लेक्चर का हमने रिकअप कर लिया. एक और टॉपिक मैंने आपको यहां पे
सिखाया था, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट यूनिट। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ये जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस, जो भी डिपार्टमेंट है, जिसके बेसिस पे रादर जिसके लिए, ओके, एनीथिंग फॉर विच, जिसके लिए हम कॉस्ट सेपरेटली मेजर करते हैं। मान लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ओके, तो वहां पे क्या होगा, पर्टिकुलर मोबाइल के लिए आप कॉस्ट जो है वो एसर्टेन करने वाले हो। तो वो मोबाइल जो है, जो प्रोडक्ट है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वो आपका क्या हो गया? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और कॉस्ट यूनिट मतलब जिसके मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ दैट कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द कॉस्ट यूनिट। ओके, तो ये भी हमने देखा था डिटेल में। ओके, चलो आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? एक तो हम आईटी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके, सिस्टम। एंड एक नया टॉपिक जो आया है, जो ओल्ड सिलेबस में नहीं था, डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? ओके, तो ये टॉपिक करेंगे और आगे हम और भी डिटेल में जाने वाले हैं थियरी में। अभी भी थोड़ी थियरी चल रही है, डू नॉट वरी, ग्रेजुअली पहले कंसेप्ट कर लो। इस चैप्टर के एंड में आपको पूरा जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस है, ठीक है, वो आपको ओवरव्यू हो जाएगा और आपको डेप्थ में नॉलेज मिल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द बेस फॉर गो अहेड विद द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, चलो, तो आईटी की इंपैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है, समझो। आईटी की इंपैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था ही नहीं, तब क्या हुआ करता था? सारी मैनुअल सिस्टम। ओके, तो वहां पे मान लीजिए आपके वेरियस डिपार्टमेंट है, ओके, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कर रहे हो, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज देयर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसको रॉ मटेरियल चाहिए, कहां से लेंगे? स्टोर्स डिपार्टमेंट से। स्टोर्स डिपार्टमेंट को मटेरियल परचेज करना है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ओके, फिर प्रोडक्शन होते होते गुड्स फिनिश हो जाएगा, तो फाइनली इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बट उससे पहले भी कई सारे डिपार्टमेंट आते हैं, लाइक एचआर जो है वो सारी ह्यूमन रिसोर्स की नीड फुलफिल करता है। अकाउंटिंग और फाइनेंस है, ओके, वो क्या है? सारा अकाउंटिंग और फाइनेंस को हैंडल करते हैं। तो ये तो मैंने कुछ डिपार्टमेंट की बात की। व्हेन वी टॉक अबाउट अ ह्यूज कंपनी, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, बट अभी सिर्फ बेसिक लेते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए ये डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन मैनर में वर्क करना है, कैसे होगा? आईटी नहीं था, डिजिटल नहीं था, तब क्या करते थे आप? तो यहां पे एसएनडी का काम क्या है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है? ऑर्डर लेना, ऑर्डर लेना और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर है, ओके, सेल्स बढ़ाना। अभी मान लीजिए उन्होंने ऑर्डर ले लिया कि इतने दिन में हमने डिलीवरी देनी है, ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा प्रोडक्शन को कि हमारे पास ये पर्टिकुलर डेट पे कितना प्रोडक्शन अवेलेबल रहेगा, या आप उतना प्रोड्यूस कर लोगे जितना हमने कमिटमेंट किया है डिलीवरी देने के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा स्टोर्स के साथ कि क्या आपके पास इतनी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है। स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेंगे? अगर देखेंगे नहीं है तो फिर प्रोक्योरमेंट को बोलेंगे चलो परचेस करके लाओ। प्रोक्योरमेंट क्या करेंगे? वेरियस सप्लायर से कोटेशन लेंगे, फिर वो पूरी प्रोसेस करेंगे। तो ये अभी मैं एक छोटी छोटी प्रोसेस समझा रहा हूं, वो बहुत बड़ी प्रोसेस है, बट अभी क्या शॉर्ट में समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप सोचो कि ये एसएनडी ने प्रोडक्शन को नहीं बताया, या प्रोडक्शन ने टाइमली मैनर में स्टोर्स को नहीं बताया, या स्टोर्स ने टाइमली मैनर में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को नहीं बताया, या कोऑर्डिनेशन में कुछ गलती हुई, तो फिर अल्टीमेटली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ओके, वो फुलफिल नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ? आईटी इंट्रोड्यूस हुआ, इंटरनेट आया, उससे क्या हुआ? ईआरपी पैकेज आ गया, और उससे हुआ क्या? ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करने लगे, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट एक सॉफ्टवेयर पे आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आ गई। तो अभी कुछ भी है तो दैट यू आर डूइंग इन सॉफ्टवेयर, एक जगह पे आपने अपडेट कर दिया, ऑटोमेटिकली सारे डिपार्टमेंट में वो अपडेट हो गया। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ईआरपीस,
डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज गेट इंटीग्रेटेड। तो यहां पे हुआ क्या है, अलग 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 फंक्शंस जो है वो इंटीग्रेट हो गए। ये सारे फंक्शंस हैं, ओके, ये जितने भी फंक्शंस हैं, क्योंकि यहां पे आप सोचोगे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट फिर किसको कनेक्ट करेगा कि चलो रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है, तो अकाउंट फाइनेंस को बोलेगा चलो रॉ मटेरियल का पेमेंट कर दो। ओके, तो यहां पे सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना चाहिए और वो ईआरपी से पॉसिबल हुआ है। ओके, डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटीज गेट इंटीग्रेटेड एज ए कंसीक्वेंसेस ऑफ सिंगल एंट्री इनटू अकाउंटिंग सिस्टम। आपको क्या करना है, सिर्फ एक एंट्री करो सब जगह पे, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में जहां जहां इफेक्ट आ जाती है ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे पहले से आप शेड्यूल बना सकते हो। ओके, पहले से आपके पास रेडी होगा कि कितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसका टारगेट पता होगा कितना प्रोडक्शन करना है। ओके, प्रोक्योरमेंट को उतना टारगेट पता होगा कि ये परचेस इतने टाइम में चाहिए। और फिर तो आगे जाके डिजिटलाइजेशन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, उसमें तो आप क्या कर सकते हो कि कंप्लीटली आप सब कुछ जो है आपकी पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट डिजिटल कर सकते हो। तो अभी जो मैनुअल कर रहे हो मेथड वही है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ चेंज नहीं होने वाला, मेथड वही है, बट द वे द मेथड, ओके, जिस मोड से आप कर रहे थे वो मोड टोटली चेंज हो गया। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, सिंगल जो एंट्री है, ओके, वो करने से पूरी सिस्टम में एंट्री हो जाएगी और रिपोर्ट एवरी पर्पस के लिए जनरेट हो जाएगा, डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहां पे क्या होगा, फाइनेंस का भी रिकॉर्ड हो जाएगा एक ही जगह पे और कॉस्ट का रिकॉर्ड भी हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। तो इंटीग्रेशन विल बिकम वेरी इजी। ओके, इंटीग्रेशन विल बिकम वेरी इजी। देन आफ्टर मूव टुवर्ड्स द पेपरलेस एनवायरमेंट। अगर आप यहां पे देखोगे कि पेपरलेस एनवायरमेंट जो है वो हो गया है। पहले आप क्या करते थे, बिल ऑफ मटेरियल जनरेट करना, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, गुड्स रिसीव नोट, ओके, ये सब आप मैन्युअली जनरेट करते थे। अभी क्या हो गया, एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स द पेपरलेस एनवायरमेंट। ओके, नाउ यू नीड नॉट टू रिक्वायर मल्टीपल कॉपीज। पहले क्या हुआ करता था, आप मैन्युअली कई सारी कॉपीज जनरेट करते थे, अभी आपको ई कॉपी जनरेट करना है और सारे डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। विद द यूज ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, अभी देखिए इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट यूज करते हो। इंट्रानेट मतलब क्या, द नेट और इंटरनेट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी मूवमेंट जो है वो इंट्रानेट से डॉक्यूमेंट आप शेयर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। एक्स्ट्रानेट इज व्हाट, आपका जो इंट्रानेट है वो पब्लिक नेटवर्क के साथ एक्स्ट्रानेट से कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, रिसोर्सेज प्रोक्योरमेंट करने में आसानी हो जाए, मोबिलाइजेशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए तो वो क्या करेंगे, स्टोर्स डिपार्टमेंट को पहले रिक्विजिशंस, मटेरियल रिक्विजिशन नोट इश्यू करनी पड़ती थी। अभी क्या होगा, वही आप करोगे बट फिजिकली नहीं करोगे, यू विल इश्यू द रिक्विजिशन इन, यू कैन से, ऑनलाइन मोड। सिमिलरली परचेज ऑर्डर अगर आपको करना है तो वो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रानेट हो जाएगा। ओके, These enable entity to shift towards JIT. What is JIT? JIT is an approach of inventory management, जहां पे just in time मतलब क्या, ये एक ऐसा अप्रोच है जहां पे आपको, नॉर्मली क्या होता है, हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। अभी स्टोर जैसे ही करोगे तो बिगेस्ट इश्यू क्या रहेगा आपका, स्टोरेज कॉस्ट। फिर आपको पेमेंट अर्ली करना पड़ेगा क्योंकि आपने परचेस अर्ली कर लिया है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी। तो यहां पे इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए, कैरी करने के लिए कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट इनकर ना करने तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो बाय जस्ट इन टाइम अप्रोच। जस्ट इन टाइम मतलब क्या, जब रिक्वायरमेंट होगी तब परचेस करेंगे। सर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो तब परचेस करें, कस्टमर थोड़ी वेट करेंगे, नहीं, बट आप अपनी सिस्टम ऐसे डेवलप कर सकते हो कि आप पहले से ही प्लान करके रखो कि आपको कब रिक्वायरमेंट होगी। जब रिक्वायरमेंट होगी ये पूरा आपको डिजिटलाइजेशन करके आपने पूरा पहले से प्लान किया होगा, जिससे क्या होगा, जब रिक्वायरमेंट होगी तब आपको गुड्स की डिलीवरी मिल जाएगी। तो दैट इज हाउ यू हैव मैनेज इट। तो ये आप विद द हेल्प ऑफ आईटी कर सकते हो, यू कैन गो बाय जस्ट इन टाइम। सेम वे आगे हमने देखा था कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और कॉस्ट सेंटर में हमें कॉस्ट की इंफॉर्मेशन अलोकेट करनी है। ओके, तो ये जो आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट या पर्टिकुलर सेंटर की कॉस्ट कैलकुलेट करना है, रियल टाइम बेसिस पे वेरी मोमेंट आप उसको एसर्टेन कर सकते हो। ओके, मैनुअल में क्या हुआ करता था कि आप अलग अलग कैलकुलेशन करते थे, बट यहां पे रियल टाइम पे साथ में ही हम कैलकुलेशन करते जाएंगे।
ईच सेंटर इज कोडिफाइड। यहां पे क्या होगा, ईआरपी सॉफ्टवेयर या ईआरपी पैकेज जो पूरा बनाया हुआ है उससे उसमें सब कोडिंग किया होगा। मान लीजिए कोई ऑटो इंडस्ट्री है, ओके, उसमें थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल चाहिए, तो हर एक मटेरियल का कोड होगा ईआरपी जो आपने बनाया उसमें, और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पे जैसे जैसे वो प्रोडक्ट यूज करते जाओगे पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो कोड से वो जितनी भी कॉस्ट होती है वो ऑटोमेटिक असाइन होती जाएगी, जिससे आपका प्रोडक्ट बन के रेडी है, आपकी कॉस्ट भी वो प्रोडक्ट की कितनी हुई वो आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। दिस ऑटोमेट कॉस्ट एक्यूमुलेशन, इससे क्या होगा, ऑटोमेशन कर रहे हो और इसका कॉस्ट एक्यूमुलेशन और एसर्टेनमेंट प्रोसेस। पहले हमें ये सब कैलकुलेट करना पड़ता था मैन्युअली, ओके, विद द हेल्प ऑफ आईटी क्या हो गया, ये सब ऑटोमेट हो गया, और यहां पे आप कॉस्ट इंफॉर्मेशन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसे कर सकते हो, लाइक जॉब वाइज, बैच वाइज, प्रोसेस वाइज, ओके, सब कुछ कर सकते हो। और यहां पे जो रिपोर्ट निकलेगा, मैनुअल में क्या हुआ करता था, जो भी रिपोर्ट बनाता वो अपने हिसाब से बनाता था, बट यहां पे क्या होगा, एक रिपोर्ट बजट या स्टैंडर्ड का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो जाएगा जो पहले से हमने आईटी में सेट किया हुआ है, और वो फॉर्मेट के हिसाब से ईआरपी पैकेज बनाया हुआ है। और आपकी कंपनी जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, इरिस्पेक्टिव लैंग्वेज, मान लीजिए आपकी कंपनी मल्टीनेशनल है और सब जगह पे आपके प्रोडक्शन यूनिट्स है लाइक टोयोटा, ओके, तो यहां पे होगा क्या, लोकेशन डिफरेंट है, करेंसी डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, रेगुलेशन डिफरेंट है, फिर भी आपकी सिस्टम एक ही है जो सभी लैंग्वेज में वर्कआउट करेगी, सभी रेगुलेशन में वर्कआउट करेगी, ओके, यूनिफॉर्मली। और ये जो जनरेट होगा कॉस्ट और रेवेन्यू का वेरिएंस रिपोर्ट, वो रियल टाइम बेसिस पे होगा, जिससे क्या होगा, पहले ऐसा हुआ करता था कि पहले आप बजट बना लो, फिर आप एक्चुअल इनकर कर दो, इनकर रेगुलर पीरियडिक इंटरवल पे पहले आपको कलेक्शन करना पड़ता था कितनी कॉस्ट हुई, और फिर वो पीरियड के एंड के बाद ही आपको पता चलता वेरिएंस कितना है। अब यहां पे क्या कर सकते हो, वेरी मोमेंट ऑनगोइंग बेसिस पे आप वेरिएंस कर सकते हो, जिससे क्या होगा, जब प्रोसेस चल रही है तभी आप इस पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड इट इनेबल एंटिटी टू मॉनिटर एंड एनालाइज ईच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिवली, क्लोजली टू एलिमिनेट, और इससे क्या होगा, सिस्टम विल आइडेंटिफाई कैसी कौन कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है जिसको हम एलिमिनेट करके कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये है इंपैक्ट ऑफ आईटी। आईटी के आ जाने से बहुत सारी अच्छी इंपैक्ट आई है इस सिस्टम पे। और ये एक नया क्वेश्चन है, कॉस्ट, डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? ओके, देखिए यहां पे जब हम डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम की बात करेंगे, इसमें भी नॉर्मली हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करो कॉस्ट का, फिर डेटा को क्लासीफाई करो, फिर अकाउंट करो उसका कि किस किस प्रोडक्ट में, ऑब्जेक्ट में, सेंटर में आपको अलोकेट करना है, फिर प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन, और रिपोर्ट जनरेट करो और मैनेजमेंट को रिपोर्ट दो, जिससे मैनेजमेंट डिसीजन आसानी से ले पाएंगे। बट तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में भी वही करते थे, यहां पे भी वही करेंगे, डिफरेंस क्या है, मोड, डिजिटल मोड होगा। ओके, ये सब हम करेंगे कहां पे, उसका कलेक्शन कैसे करेंगे, मीडियन ऑफ स्टोरेज क्या होगा, फॉर्म ऑफ एनालिसिस क्या करने वाले हैं, और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ क्या होने वाला है, डिजिटल मोड में। ओके, तो डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम लिंक डिफरेंट बिजनेस फंक्शन, तो यहां पे मैंने आपको जो बोला था फंक्शन सारे अलग अलग हो गए। ओके, अभी डिजिटल होने से क्या हो गया, सब कुछ आप इंटीग्रेट कर रहे हो, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ओके, ये सब कुछ आप जो कर रहे हो वो डिजिटल, और आउटसाइडर को भी कनेक्ट कर रहे हो, सप्लायर के साथ कनेक्शन कर दिया, कस्टमर के साथ कनेक्शन कर दिया, ओके, रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ कनेक्ट कर दिया। इससे होगा क्या, समझो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बोले प्रोक्योर करना है, सप्लायर को ऑर्डर भेजना है। ओके, तो आगे एक चैप्टर आएगा मटेरियल कॉस्टिंग, जहां पे हम सारे इन्वेंट्री के लेवल जो है वो डिसाइड करते हैं, मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, कब जाके आपको ऑर्डर देना है, री ऑर्डर लेवल। जैसे ही री ऑर्डर लेवल आया तो सिस्टम क्या करेगी, ऑटोमेटिकली जो आपने सिलेक्टेड सप्लायर किए हैं, जो जो रॉ मटेरियल क्या पहले से डिसाइडेड हुए हैं, ओके, वो उसको ऑर्डर भेज देगा। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट कि ऑर्डर होगा नहीं होगा, गुड्स आएंगे नहीं आएंगे। जैसे ही लेवल मेंटेन करोगे वैसे ही डिजिटलाइजेशन से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सप्लायर से कनेक्शन में रहेंगे। ओके, पेमेंट करना है, फाइनेंस को बोल देंगे कि ये ड्यू डेट है, उसको पेमेंट कर दो।
ओके, जैसे ही रिपोर्ट जनरेट होता है और देयर इज ए ड्यू डेट और आपको रेगुलर रिक्वायरमेंट है, तो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को बोल देंगे चलो ये रेगुलेशन का रिपोर्ट आप सबमिट कर दो, रेडी होके आ गया है, ठीक है। तो सिस्टम जो है ओके वही आपको रिमाइंड करके सब कुछ जो है डिजिटलाइजेशन से आप आसानी से कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपका पूरा जो नेटवर्क है शेयरिंग नेटवर्क वो इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी ये जो डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम है वो क्या क्या कलेक्ट करने वाली है। ओके, तो डिजिटल सिस्टम में होगा क्या, हियर वी आर यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लैंग्वेज, जिससे क्या होगा और यहां से हम क्या क्या करने वाले हैं। डिजिटल कॉस्टिंग में इंक्लूड होगा कॉस्ट इनकर्ड ऑन अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली जैसे हम कॉस्ट एसेटिंग करते थे यहां पे भी एसेटिंग करेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में कितना कॉस्ट इनकर किया है, ओके, प्लस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई है उसने कितना टाइम स्पेंड किया है, वो भी पूरा डेटा जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में वो टाइमर ऑटोमेटिक होगा कि फिंगरप्रिंट से हो जाएगा कि ये एम्प्लॉय इतने आए हैं, इतना टाइम किया है, उसमें से नॉर्मल आइडल टाइम इतना किया है, एबनॉर्मल आइडल टाइम इतना किया है, एफिशिएंसी इतनी आई है, तो बोनस पेमेंट वो सब आसानी से हो सकता है। रिसोर्स कितना कंज्यूम किया, करंट मार्केट प्राइस क्या है, लीड टाइम अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्ट डिमांड, ये सब हम कर सकते हैं। देखिए डिटेल में ये बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम क्या होगा। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे काफी सारे मतलब अभी एआई के आ जाने से काफी सारे बदलाव आए हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। ओके, जैसे रोबोटिक सिस्टम से मैन्युफैक्चरिंग का पूरा ही यू कैन से प्रोसेस बदल गया। ओके, वैसे ही डिजिटलाइजेशन से क्या हुआ कि आप जो सिस्टम मेंटेन कर रहे थे वो टोटली चेंज हो गया। चलिए उसके लिए एक वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहां पे अगर आप देखोगे अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ठीक है। यहां पे सोचिए मोर देन 8 लाख पीसेस ऑफ मटेरियल प्राइस डेटा वेर लोडेड। ओके, और अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली जो हम बात कर रहे हैं, ये जो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है वो कहां पे, अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो वहां पे डिजाइन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो एआई ने क्या किया, मोर देन 2 लाख डिजाइन बना के दिया है। अगर आप मैन्युअली वो बनाने जाओगे दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, और ये जितने भी इंटरनल प्रोसेस होते हैं मटेरियल को प्रोसेस करना, वो प्रोसेस मैन्युअली करने में बहुत टाइम जाता था। एआई की हेल्प से दैट इज वेरी फास्ट। आप देखिए यहाँ पे मटेरियल कितना फास्ट वो सप्लाई कर रहे हैं। डिजिटल कॉस्टिंग क्लाउड कैलकुलेटेड 18,000 बिल्स ऑफ क्वांटिटी पर सेकेंड, विच यू कैन नॉट एवर थिंक विदाउट एआई और मशीन लर्निंग। ओके, so completely calculation through software, cloud transformation. ओके, सो यहां पे होगा क्या समझो, नाउ द डेटा बिकम्स द बिगेस्ट सोर्स। ओके, तो आप जितना डेटा कलेक्ट करोगे, यहां पे देखोगे कि एआई जो है
वो बिग डेटा से हेल्प लेते हैं। बिग डेटा मतलब आपने जितना भी डेटा पास में कलेक्ट किया हुआ है उसको यूज करके मशीन अपने आप लर्न करेगा, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी से, और फिर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब मिक्स होगा तो आपकी जितनी भी प्रोसेस थी वो आप सोच भी नहीं सकते उतनी फास्ट वे पे वर्कआउट होगी, उतनी कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्कआउट हो सकती है। और ये जो डिजिटल कॉस्ट सिस्टम है वो क्या क्या वर्क करने वाली है? सबसे पहले एसर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट। तो यहां पे अगर आप देखोगे कॉस्ट को एसर्टेन पहले भी कर रहे थे, यहां पे भी कर रहे हैं, ठीक है, बट अभी क्या होगा, उसका मोड टोटली चेंज हो जाएगा। और ये हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट में। हमने कॉस्ट ऑब्जेक्ट यहां पे लिखा है डिस्कस इन नेक्स्ट पैरा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्वियसली जिस ऑब्जेक्ट पे हम कॉस्ट एसर्टेन करते हैं, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस। दिस हेल्प एनालाइज एक्टिविटी टू कॉस्ट अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। यहां पे अगर आप देखोगे सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे, तो ये कलेक्शन जो होगा वो डेटा के फॉर्म में होगा, डेटा ऑफ कॉस्ट। ये सब कलेक्ट होगा कि कहां कहां पे हम क्या क्या कॉस्ट इनकर करने वाले। फिर ये जो कलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अलोकेट करेंगे, जिसको बोलते हैं अलोकेशन। ओके, ये जो अलोकेशन होगा ये अगेन अपोर्शन होगा, जिसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट। ये सब टर्मिनोलॉजी आगे एक चैप्टर नंबर 2 में आएगा जिसमें हम इसका सब प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके, होता क्या है, डेटा कॉस्ट का आप कलेक्ट करोगे, मतलब वेरियस अलग अलग कॉस्ट, मान लीजिए आपने रेंट इनकर किया, R&D किया, ओके, तो वो जनरल है, वो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट के लिए आप नहीं कर रहे हो। हम डेटा कलेक्ट करेंगे ऐसे कुछ प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर कर रहे हो, तो वो तो सीधे सीधे वो ऑब्जेक्ट में, वो सेंटर में अलोकेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अलोकेशन। वहां पे क्या होगा, कॉस्ट ऑलरेडी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज आपने इनकर की है, तो वो डिपार्टमेंट वाइज अलोकेट हो ही जाएगी। ओके, वो प्रोडक्ट वाइज अलोकेट हो ही जाएगी, क्योंकि मान लीजिए आप ABC 3 प्रोडक्ट बना रहे, ए के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया वो तो अलोकेट ए प्रोडक्ट में ही होगा। बी के लिए जो कॉस्ट इनकर की, मटेरियल किया, लेबर किया, बी के डिपार्टमेंट में जो भी लेबरर्स वर्क कर रहे हैं उसकी कॉस्ट तो आप अलोकेट बी में ही करोगे। बट कुछ ऐसी जनरल ओवरहेड्स हैं तो आप अलोकेट नहीं कर सकते पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, बीइंग इन जनरल नेचर। फैक्ट्री का रेंट जो है वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं होगा, प्रोडक्ट वाइज नहीं होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको अपोर्शनमेंट करेंगे इन रिस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाइज, सर्विस डिपार्टमेंट वाइज। इससे भी आगे एक और टॉपिक आता है रीअपोर्शनमेंट, वो हम ओवरहेड में देखेंगे आगे। ओके, तो ये सब आसानी से हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एनालिसिस ऑन डेटा ऑन टाइम स्पेंट ऑन ईच एक्टिविटी टू स्टडी एंड फॉर्मुलेट इंसेंटिव प्लान। वैसे तो काफी सारे ऑथर भी हैं, चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे लेबर कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्टिंग, जिसमें एलसी, रोवेन, इन लोगों ने क्या है, इंसेंटिव सिस्टम दे रखी है कि एफिशिएंसी कितनी होगी। हमने आपको बोला 10 आवर्स में ये जॉब कंप्लीट करो, आपने 8 आवर्स में जॉब कंप्लीट कर दी, मतलब आपने 2 आवर्स का टाइम सेव किया। ओके, तो फिर हम 2 आवर्स के हिसाब से बोनस देंगे। तो यहां पे वो एक स्टीरियोटाइप मेथड है जो किसी ऑथर ने डेवलप की है। ओके, यहां पे आप इनोवेटिव ऐसे कई सारे प्लान कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमारी इंडस्ट्री में ये नॉर्मल एवरेज टाइम क्या है। तो यहां पे आपके जितने भी वर्कर टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसकी आप मशीन लर्निंग से एवरेज निकाल सकते हैं कि ये एवरेज है। अभी उससे भी ऊपर कौन जा रहा है, उससे भी नीचे कौन आ रहा है, किसकी एफिशिएंसी मोर देन 100 है। तो ये डिफरेंट आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अपने हिसाब से इंसेंटिव प्लान सेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। एज आई सेड, अगर आप जस्ट इन टाइम पे अप्रोच जाना चाहते हो, जीरो वेस्ट पे जाना चाहते हो, ओके, तो वहां पे आपका जो सिस्टम है वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। क्योंकि जीरो वेस्ट मतलब क्या, आप रॉ मटेरियल मंगा, कई बार क्या होगा, आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्यों, रिक्वायरमेंट होगी, नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन है। कई बार आप देखोगे, मतलब पहले ट्रेडिशनल कैसे वो स्टोर करते थे, आप अगर बोलोगे स्टोर कितना करना है, रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना होना चाहिए, बोलेंगे नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन कितना है उसका इतना परसेंटेज रखो। मतलब इसका मतलब है आप नेक्स्ट मंथ के प्रोडक्शन तक वो स्टोर कर रहे हो, मतलब आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है, स्टोरेज कॉस्ट जा रही है, कैरिंग कॉस्ट हो रही है। तो अगर आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में ही मुझे चाहिए, तो सिस्टम ही ऐसी बनाओ कि जब चाहिए तब आ जाएगा। जीरो वेस्ट, अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, आउटडेटेड नहीं होगा।
रियल टाइम बेसिस पे आपको प्राइस भी मिलती रहेगी। ओके, तो यहां पे क्या होगा, मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही, अब देखिए मशीन लर्निंग है तो क्या होगा, वो आपका पास्ट ट्रेंड देखेगा और वो कैलकुलेट करके देगा आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट इस मंथ में इतनी होती है, इस मंथ में इतनी होती है, कि आपका जो पास्ट ट्रेंड है वही आप कंटिन्यू करेंगे तो प्रोडक्शन आपका कितना होता है, इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर मटेरियल का ऑर्डर सेट ऐसे करो जिससे आपकी जब रिक्वायरमेंट होगी तब मटेरियल मिल जाएगा, जीरो वेस्ट। ओके, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। डेटा ऑन रिसोर्स कंजम्पशन कैन बी एनालाइज्ड, तो यहां पे आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो वो सब आप पहले से ही प्रोजेक्ट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग एंड एआई टेक्नोलॉजीज। ओके, तो इससे क्या होगा, जीरो वेस्ट। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज, और फिर जितनी भी एक्टिविटीज है आप वहां पे दे सकते हो, और वहां पे क्या होगा कि जो भी नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटीज है उसको आप आइडेंटिफाई करके रिमूव कर सकते हो। फिर जो भी आप रिसोर्स कंजम्पशन कर रहे हो इससे क्या होगा, आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। पहले आप मैन्युअली सेट करते थे, अभी क्या होगा, ये मशीन लर्निंग जो है वो सेट करके देगा स्टैंडर्ड आपको, ठीक है। और ये आप मेजरमेंट रियल टाइम पे कर सकते हो, रियल टाइम पे। ओके, मतलब जो आईटी में थोड़ा कंसेप्ट है वही डिजिटल में आता है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे ये होगी, नॉर्मली हम जो ट्रेडिशनल सिस्टम में करते हैं वहां पे होगा क्या, समझो आपने कोई रॉ मटेरियल परचेस किया और आगे जाके हम वो सब चैप्टर नंबर 2, 3, 4 मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब में कैलकुलेट भी करेंगे कि मुझे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, समझो नॉर्मली हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकली एग्जांपल करके मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्या मार्क टू मार्केट है और हाउ इट्स गोना बी वर्क ओवर हियर। ओके, ये सब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, प्रैक्टिकल सम्स भी आएंगे यहां पे। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग वन प्रोडक्ट कॉल्ड एक्स। ओके, अभी इसके लिए मुझे मटेरियल चाहिए, मटेरियल रिक्वायरमेंट इज देयर, आई एम यूजिंग टू मटेरियल ए एंड बी। अभी मटेरियल ए जो है उसकी प्राइस है 50 पर केजी, और ये एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए, फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स, 1 यूनिट ऑफ एक्स आई रिक्वायर, यू कैन से 1.5 kg विच विल बी एट 50 रुपीज। अभी हमने ये 50 कैसे कैलकुलेट किया, तो इसके लिए चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट कैसे करते हो वो पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अभी मैंने आपको दे दिया कि 50 है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे, ठीक है। ये 50 रुपीज आता कैसे, यहां पे मैंने आपको पहले दे दिया। एक मटेरियल 2 है, मटेरियल बी है जो 2 kg रिक्वायर्ड है, ये दोनों मिला के आप प्रोडक्ट एक्स बना रहे हो, ठीक है। मान लीजिए इसकी कॉस्ट जो है वो 20 पर kg। ओके, तो अभी आपकी मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, here it is 75, here it is 40, तो 115 इज योर मटेरियल कॉस्ट। अभी यहां पे एम्प्लॉय कॉस्ट, ये मटेरियल बनाने में यू रिक्वायर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स। ओके, और लेबर की रेट क्या है, अगर आप सेमी स्किल्ड हो तो वहां पे है 100 पर आवर, और आप अनस्किल्ड हो तो वहां पे है 50 पर आवर। और ये मटेरियल बनाने के लिए सेमी स्किल्ड के वर्कर्स जो हैं उसके 2 आवर्स लगेंगे, और अनस्किल्ड हैं उसके 4 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पे 200 एंड 200 टोटल 400। तो ये अगर आप देखोगे, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं टू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज से फॉर एग्जांपल 85, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 600 रुपीज। इज दिस क्लियर? फिर आप क्या करोगे, अभी इसमें ओवरहेड और बाकी सारा कॉस्ट भी आएगा। मान लीजिए अदर ओवरहेड्स जो है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया 150, या ओवरहेड आप ओवरहेड जो है वो किसी के बेसिस पे आप अलोकेट करते हो, ठीक है। ये सब एक्सपेंस क्या है चैप्टर आगे देखेंगे डिटेल में। आपकी टोटल कॉस्ट है 750, अभी आप इस पे टू प्रॉफिट जो है वो लगाते हो 250 का फॉर एग्जांपल, तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई 1000।
एंड दिस इज योर सेलिंग प्राइस फॉर एग्जाम्पल। अभी ये आपने कॉस्ट जब इनकर की और जब आप सेल कर रहे हो, ये मटेरियल में, लेबर में प्राइस अप एंड डाउन होती रहेगी। ओके, मटेरियल जो है वो प्राइस तो वेरिएबल है, वो चेंज हो जाएगी। अभी आपने ये करके डिसाइड किया 1000 और जब सेल किया तब ये प्राइस इंक्रीज हो गई। ओके, तो ये आप क्या करोगे, डेटा ऑन करंट मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल हेल्प टू एलिमिनेट कॉस्ट एंड सेटिंग स्टैंडर्ड ऑन मार्केट टू मार्क टू मार्केट बेसिस। तो यहां पे क्या होगा कि आपके पास ये रियल टाइम बेसिस पे डेटा अवेलेबल होगा, इसकी मार्केट प्राइस क्या है। इससे क्या होगा, रियल टाइम पे इसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको पता लगती रहेगी एंड देन यू विल बी एबल टू सेट द स्टैंडर्ड अकॉर्डिंगली। एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा ऑन कस्टमर बिहेवियर टूवर्ड्स, यस, ये मशीन लर्निंग में ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके जो कस्टमर का बिहेवियर है, पैटर्न है, वो भी डिसाइड करते रहेंगे। जिससे क्या होगा, ये मार्केट डिमांड प्रेडिक्ट करेंगे, जिससे आपको प्रोडक्शन कितना करना है वो पता चलेगा, जिससे आपको प्रोक्योरमेंट कितना करना है वो पता चल सकता है। तो आगे का जो ट्रेंड है वो क्या आएगा, मशीन लर्निंग, मतलब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन के बेसिस पे इफ यू ट्रस्ट योर सिस्टम तो यू कैन गो अहेड विद दिस थिंग। और यहां पे कॉस्ट बिहेवियर को स्टडी करके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, सो दैट इट विल हेल्प इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। ठीक है, इससे क्या होगा समझो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब यहां पे जब मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करना कि नहीं करना, ओके, मशीन रिप्लेस करना कि नहीं करना, या किसी भी कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन आपको लेना है कि ये प्रोडक्ट में क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट मिक्स कैसा होना चाहिए, ओके, तो वो सब में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें मेरी कॉस्ट कितनी है, इसमें मेरा बेनिफिट कितना है, अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है तभी मैं डिसीजन लूंगा। तो ये आप बेटर वे से यहां पे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रिपोर्ट वेरियस जनरेट करके अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो दैट इज आवर डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, चलो इतना क्लियर है डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, हमने कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर ऑलरेडी कर लिया है। नाउ कॉस्ट ड्राइवर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ड्राइवर? ओके, कॉस्ट ड्राइवर अभी देखिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसपे हम कॉस्ट एसर्टेन करेंगे, कॉस्ट यूनिट जो उसका बेस है, कॉस्ट ड्राइवर अभी एक एक्सपेंस है, रेंट, रेंट जनरल एक्सपेंस, ऐसे ही काफी सारे और जनरल एक्सपेंस। ओके, वो जनरल एक्सपेंस किसके बेसिस पे अलोकेट करोगे, वो जो बेस है ना वो कॉस्ट ड्राइवर है। मान लीजिए आप एक इंडस्ट्री ले लीजिए जिसमें कोई एक्टिविटी आती है, ठीक है, तो एक्टिविटी वाइज भी आप कॉस्ट ड्राइवर रख सकते हो। आगे जाके एक चट्टा आएगा एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वहां पे आपको ये कॉस्ट ड्राइवर का कंसेप्ट बहुत ही यूज होने वाला है। मान लीजिए आपकी बैंक है और बैंक में आपका प्रिंटिंग कॉस्ट हो रहा है, तो आप प्रिंटिंग को अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे अलोकेट करोगे? ओके, मान लीजिए आप स्टेटमेंट प्रिंट करके दे रहे हो, तो वहां पे पर्टिकुलर कस्टमर को आपको असाइन करना है। अब देखिए आपने प्रिंटिंग निकाली, ठीक है, मतलब आपको एक्स्ट्रा चाहिए, प्रिंट निकालनी है, ठीक है, स्टेटमेंट चाहिए, तो बोलेंगे स्टेटमेंट का ये चार्ज आपके अकाउंट में डेबिट होगा। ये चार्ज कैसे कैलकुलेट किया भाई? तो वो पर्टिकुलर प्रिंटिंग का जितना भी खर्च हुआ, प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर की कॉस्ट, वो सब पहले कैलकुलेट करें। फिर टोटल मंथ में पहले मंथली एक एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा, ये मंथ में हमने प्रिंटिंग का इतना एक्सपेंस किया, इस मंथ में कितनी प्रिंट्स निकली, या नॉर्मली मंथ में कितनी प्रिंट निकालते हो आप, या कितने स्टेटमेंट निकालते हो। तो ये जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो हम किसके बेसिस पे अलोकेट करते हैं? बोले नंबर ऑफ स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है वो क्या है आपका बेस, टू अलोकेट दैट कॉस्ट टू पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो जो बेस है वो क्या है? ड्राइवर। ओके, बेस क्या है? ड्राइवर। रेंट कैसे करते हैं? एरिया ऑक्यूपाइड। ओके,
तो a cost driver is a factor or variable effect which affect the level of cost. cost driver क्या है? cost driver क्या है? ऐसा फैक्टर और ऐसा वेरिएबल जो कॉस्ट को अफेक्ट करे। मुझे बताओ, अगर मैं बैंक में प्रिंटिंग की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट बढ़ेंगे तो प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्टेटमेंट घटेंगे तो प्रिंटिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, ऑब्वियसली यस। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी कॉस्ट को अफेक्ट करता है। तो ये जो फैक्टर है वो आपका कॉस्ट ड्राइवर है, जो कॉस्ट को ड्राइव करके ले जा रहा है। कहां पे? ऑब्जेक्ट में। कहां पे? सेंटर में। तो इसीलिए उसका नाम ऐसा पड़ा, कॉस्ट ड्राइवर, जिसके बेसिस पे आप कॉस्ट अलोकेट करोगे, which drives the cost to respective object, respective center. That is why it is known as cost driver. Simple. Okay, नाम से ही पता चल जाए। It is activity which is responsible for cost occurrence. ऐसी एक्टिविटी जिसके बेसिस पे आप कॉस्ट को अलोकेट कर सकते हो, which is responsible for cost occurrence. Level of activity, volume of production is a cost driver. According to CIMA, factors influencing the level of cost is to be considered as, और ये मैंने आपको कहां पे बोला, चैप्टर एक आएगा आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसमें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे ये कॉस्ट ड्राइवर क्या है, जिसमें हम अलोकेट करेंगे कि रिस्पेक्टिव आप ड्राइवर में कॉस्ट कैसे अलोकेट करते हो। ओके, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर वुड बी अ कॉस्ट ड्राइवर फॉर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अभी देखिए यहां पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हमने किया था आगे। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या है बोलो? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या है? ऑर्डर देना, परचेस करना, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना। ओके, तो आपकी जो प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट है वो कैसे होगी? बोले जितने ऑर्डर देंगे उसके बेसिस पे कॉस्ट होगी। वहां पे कॉस्ट कैसे इनकर करेंगे? अभी हर एक ऑर्डर देने के लिए आपको सप्लायर को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, कोटेशन लेना पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस में क्या होता है, मतलब जैसे ही स्टोर्स डिपार्टमेंट ने बोला कि हमें इतने यूनिट्स परचेस करने हैं, ये रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो प्रोक्योरमेंट का काम क्या है? सप्लायर को ढूंढना, फिर कोटेशन मंगवाना, फिर सप्लायर सिलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्डर देना। इसके लिए कॉस्ट जाएगी कि नहीं जाएगी? अभी जितने नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा इतनी कॉस्ट ज्यादा प्रोक्योरमेंट की। तो प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट आप बेसिस किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? बोले परचेज ऑर्डर पे। जितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर होंगे उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो अगर हमें अलोकेट करना है, मान लीजिए 3 प्रोडक्ट है, अभी प्रोक्योरमेंट की पूरी कॉस्ट हो गई 3 लाख, पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट। अभी वो कॉस्ट को आपको 3 प्रोडक्ट में डिसाइड करनी है। बोले ए के लिए कितना रॉ मटेरियल मंगाया था, कितने परचेज ऑर्डर किए थे, बी के लिए कितने परचेज ऑर्डर किए थे, सी के लिए कितने परचेज ऑर्डर किए थे, बस वही बेसिस पे डिसाइड करो और एलोकेट करो कॉस्ट को। तो अल्टीमेटली कॉस्ट ड्राइवर क्या है? विच ड्राइव्स द कॉस्ट टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर सेंटर, दैट इज अ कॉस्ट ड्राइवर। एग्जाम्पल, मशीन सेटअप। अब देखिए मशीन की कॉस्ट होगी, ठीक है, तो बोले प्रोडक्शन करने के लिए कितनी बार सेटअप किया। अब एक बार सेटअप करोगे तो उसकी सेटअप कॉस्ट होगी, फिर दूसरी बार सेटअप करोगे, अभी जितनी बार सेटअप कर रहे हो उतनी बार कॉस्ट हो रही। तो आप देख लो एक डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ टाइम मशीन सेटअप किया। ओके, और इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं हम, इसका डिटेल में प्रैक्टिकल करेंगे हम। ओके, तो अगर आप यहां पे देखोगे, ये ओल्ड सिलेबस का है, अभी आपको तो मैं फिर से करवाऊंगा, डोंट वरी। बट यहां पे अगर आप देखोगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एग्जांपल 1, तो यहां पे देखो ये जो है कॉस्ट पूल मतलब क्या? जहां पे कॉस्ट इकट्ठा करते हैं कि आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो टोटल 26 लाख की है। इस 26 लाख की जो भी कॉस्ट है उसमें क्या क्या कॉस्ट आती है? बोले स्टोर्स रिसीव किया, फिर इंस्पेक्शन किया, फिर डिस्पैच किया और मशीन को सेटअप किया। तो हमने क्या किया? पहले अलोकेट कर दिया, फिर उन सभी का ड्राइवर आपको दिया हुआ है। ड्राइवर मतलब क्या? जिसके बेसिस पे ये कॉस्ट अलोकेट होगी। तो यहां पे हमें क्या करना है? अभी हमें ये जो 26 लाख की कॉस्ट है मुझे ये 3 प्रोडक्ट में अलोकेट करनी है,
क्योंकि मुझे ये 3 प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट चाहिए सो दैट आई कैन डिसाइड द सेलिंग प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अभी मटेरियल डायरेक्टली पता है, वो डायरेक्टली एलोकेट हो जाएगा, लेबर डायरेक्टली पता है, वो डायरेक्टली हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, एक ही डिपार्टमेंट में ये मैंने तीनों प्रोडक्ट बनाई है, ओके, और वो डिपार्टमेंट का खर्चा है 26 लाख। अभी ये 26 लाख में 3 प्रोडक्ट में कैसे एलोकेट करूं? ओके, तो यहां पे क्या होगा, आपको इतना तो पता होगा कि मशीन ए को मतलब प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितनी बार मशीन को सेटअप किया, बोले 360 टाइम, 390 टाइम, 450 टाइम। तो इसके बेसिस पे ये 290 सॉरी सेटअप कहां पे, हाँ, ये 12 लाख को अलोकेट कर देंगे। तो अभी करना क्या है, ये 12 लाख की कॉस्ट जो है, ये 12 लाख की जो कॉस्ट है मशीन सेटअप, वो हम नंबर ऑफ सेटअप में अलोकेट कर देंगे। तो ये जो आप जिसके बेसिस पे कॉस्ट को अलोकेट कर रहे हो, ये 12 लाख को अलोकेट कर रहे हो, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉस्ट ड्राइवर। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ विल अलोकेट। तो ये कॉस्ट ड्राइवर है। अभी तो सिर्फ मैं आपको ड्राइवर की डेफिनेशन समझा रहा हूं, ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है। चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, कॉस्ट सेंटर। तो फिर कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर इज द लोकेशन, पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट या ग्रुप ऑफ दिस इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी ए सर्टेन। सर ऑब्जेक्ट में भी ऐसा ही बोला था, बट जब हम सेंटर के बारे में बात करते हैं तब क्या होता है, दैट इज डिफरेंट। यहां पे सेंटर जो है उसको हम 3 तरह क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन टाइप। इट कैन बी पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इट कैन बी इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। बेस्ड ऑन रोल, इट कैन बी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चला रहे हो या आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस कॉस्ट। बेस्ड ऑन एक्टिविटी, या तो ऑपरेशनल कॉस्ट या तो प्रोसेस कॉस्ट। अगर हम यहां पे देखें, ये आपको सिर्फ कॉस्ट सेंटर मीनिंग क्या है इतना देखना है, बाकी उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, पर्सनल कॉस्ट सेंटर में क्या होगा, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स की कॉस्ट, सुपरवाइजर की कॉस्ट, फोरमैन की कॉस्ट, इंजीनियर की कॉस्ट, मतलब कोई पर्सन की कॉस्ट आती है, वो पर्सन के पीछे हम कितना कॉस्ट कर रहे हैं और वो कहां कहां पे किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप कॉस्ट सेंटर मतलब अभी जो पर्टिकुलर पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, तो उसका एक कॉस्ट सेंटर हो गया जिसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, असर्टेन करेंगे। फिर प्रोडक्ट वाइज तो करेंगे, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, ये कॉस्ट सेंटर है। इम्पर्सनल में क्या होगा, लोकेशन, बॉयलर हाउस, कूलिंग टावर, वेइंग मशीन, कैंटीन, जनरेटर सेट, तो ये इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। फिर प्रोडक्शन मतलब क्या, आपके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, असेंबली शॉप, उसके बेसिस पे आप अलोकेट करोगे। जबकि सर्विस में क्या होगा, ये सब सर्विस डिपार्टमेंट है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, एचआरडी, पावर हाउस, गैस एटसेट्रा। ऑपरेशनल में सिमिलर ऑपरेशन का एक ग्रुप बनेगा, जबकि मशीन प्रोसेस में प्रोसेस का एक ग्रुप बनेगा। अभी फिलहाल इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल आएगा ना, मैं ओवरहेड में आपको अच्छे से समझाऊंगा ये कॉस्ट सेंटर क्या है, कैसे अलोकेट करते हैं, अपोर्शन करते हैं, और फिर वहां पे ये भी आएगा कि अलग अलग सर्विस डिपार्टमेंट है उसका भी रिअपोर्शनमेंट हम प्रोडक्शन में करते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अभी ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। हर एक कंपनी में 4 टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो गए। और पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है क्या, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। क्योंकि जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो एक ही पर्सन सबको हैंडल कर लेता है, एक ही डिपार्टमेंट जो है वो रहता है विच टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। कहां से इन्वेस्टमेंट आएगा, कितनी कॉस्ट एलोकेट होगी, क्या सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे, ओके, कॉस्ट और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या होगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा, तो ये सब एक जगह पे मैनेज हो जाएगा। बट जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती जाती है, विल नॉट बी एबल टू मैनेज बाय सिंगल डिपार्टमेंट टू बी टेकन केयर ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर फील्ड। आपको एक रेवेन्यू के लिए डिपार्टमेंट चाहिए जिसका काम क्या होगा, रेवेन्यू को जनरेट करते रहना। आपको एक कॉस्ट डिपार्टमेंट चाहिए जिसका काम क्या होगा, कॉस्ट को एसर्टेन करना, कॉस्ट को अलोकेट करना, एटसेट्रा। फिर उन दोनों का डिफरेंस करोगे, प्रॉफिट आएगा, ओके। और कहां पे कितना फाइनेंस लेके आना, कहां पे इन्वेस्ट करना,
तो ये चारों फील्ड के लिए आप क्या करोगे, अलग 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 सेंटर बना दोगे, और सेंटर बनाने से कुछ नहीं होगा, नीड टू फिक्स अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसमें एक पर्टिकुलर चीफ होता है जो वो डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके नीचे कई सारे बोला उसके नीचे कई सारे ऐसे पर्सन हो गए, ओके, हायरार्कीज हो गई जो वो डिपार्टमेंट चलाएंगे, बट देयर विल बी वन पर्सन विच इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो यहां पे जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, फंक्शंस रिलेटेड टू दैट वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी वो भी बढ़ती जाएगी। फिर यहां पे आप सिंगल हैंडेडली आपका जो स्ट्रक्चर है वो वर्कआउट नहीं होगा, आपको ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जाना ही पड़ेगा, तो ये आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट डेलीगेट्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एबिलिटी टू वेरियस डिपार्टमेंट। देखिए टाटा है, रिलायंस है, उसमें ऐसा नहीं होगा हर बार कुछ भी डिसीजन लेना मुकेश भाई को बुलाओ, चलो फोन करो मुकेश भाई को, ठीक है, नो डाउट ही विल बी टेकिंग द फाइनल डिसीजन, बट इस वहां तक पहुंचने के लिए काफी सारे फिल्टर्स हो गए, कई सारे डिसीजन को उसको भी नहीं पता है, ले लिया रिलायंस में, ठीक है, ओके, क्योंकि उसने पहले से एलोकेट किया हुआ है, अभी हर छोटे छोटे डिसीजन में तो वो इन्वॉल्व नहीं होने वाले, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके रखी है कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ये पर्टिकुलर सीईओ हैंडल करेगा, ये हैंडल करेगा, एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। दिस डिपार्टमेंट आर नोन एज, दिस पर्सन और डिपार्टमेंट आर नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, नाम ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, एंड आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ दैट सेंटर, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो। अभी देखिए अगर हम कॉस्ट सेंटर की बात करें तो इस सेंटर में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन या डिपार्टमेंट है उसका काम क्या होने वाला है, कॉस्ट को, मतलब वहां पे आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया है उतनी कॉस्ट होनी चाहिए, उससे ज्यादा आ गई तो फिर यहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैंडल दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो आपने वो हैंडल किया है तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे फिक्स होने वाली है, चाहे आप रेवेन्यू मैनेज करो, प्रॉफिटेबल मैनेज करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेज करो। और ये जो है वो दो तरह से हो सकता है, एक सेंट्रलाइज्ड, एक डिसेंट्रलाइज्ड। अभी सेंट्रलाइज में क्या होगा, एक ही जगह पे ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा, अलग अलग ब्रांच वाइज नहीं होगा, मतलब आपने हेड ऑफिस पे सब कुछ बनाया है तो सेंट्रलाइज वहीं पे सब कुछ हो जाएगा, जबकि डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, अलग 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 होगा और हर एक हेड ऑफिस को रिस्पॉन्सिबल होगा, ओके, रिपोर्टिंग के लिए। तो यहां पे टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हमें याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फोर्स आपको टाइप याद रहने चाहिए, और फोर का जो मीनिंग है बस उतना कर लो, उतना ही काफी है, ठीक है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, दैट इज कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर किसके लिए अकाउंटेबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, भाई खर्च कर रहे हो तो सोच समझ के खर्च करो, आपका डिपार्टमेंट क्या है, खर्च कर। अब देखिए फैमिली में भी कई बार ऐसे डिपार्टमेंट हो जाते हैं, ओके, बड़ी फैमिली है तो वहां पे आपको डिपार्टमेंटाइजेशन करने पड़ते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने का काम इसका है तो आप देखो रेवेन्यू जनरेट करके आओ, खर्च पे मैनेज करने का, बजट बनाने का काम इसका है तो इसको बजट बनाना है, ठीक है, खर्च करना है। तो वहां पे भी आप देखिए छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी आप एलोकेट करते हो, अभी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो फिर वहां पे हायरार्की भी बड़ी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होगी, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर्ड बाय, तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कॉस्ट में हम कैसे मेजर करेंगे, सिंपल है, पहले ही हमने देखिए ये सब हमने पढ़ा हुआ है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में अलोकेट कर रहे हैं। आगे भी हमने देखा था कि कॉस्ट को आप कैसे करोगे, पहले प्रीडिटरमाइंड रेट करो, कॉस्ट कंट्रोल में क्या आता था, ये कॉस्ट कंट्रोल ही है, कॉस्ट सेंटर में क्या करोगे, कॉस्ट कंट्रोल करोगे, कॉस्ट रिडक्शन करोगे, ओके। तो कॉस्ट कंट्रोल कैसे करोगे, सबसे पहले सेट प्रीडिटरमाइंड बजट प्राइस, मतलब कॉस्ट डिसाइड करो, फिर उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करो, कंपेयर में आपको लगेगा वेरिएंस आया तो उस पर कंट्रोल रखो और रिस्पॉन्सिबल करो कि क्या, और यहां पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रीजन फॉर दोस इंक्रीजिंग कॉस्ट, वेरिएंसेस जहां जहां नेगेटिव आ रहे बोले क्यों आया, किस डिपार्टमेंट में गलती हुई, या स्टैंडर्ड सेट करने में गलती है या एक्चुअल आपने ज्यादा खर्च कर दिया है, ठीक है। तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आगे डिसीजन लिया जाएगा, एंड देन आप मतलब यहां पे आप कंट्रोल पूरा कर सकते हो कि कहां पे कितनी कॉस्ट हो रही है, और जिसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके लिए वो अकाउंटेबल है।
कॉस्ट सेंटर भी दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर और एक डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर में क्या होगा, पहले से ही स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, जैसे वेयर आउटपुट इज मेजरेबल, इनपुट रिक्वायर्ड फॉर आउटपुट कैन बी स्पेसिफाइड। अगर आपको सब कुछ पता है कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इतना हम प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए इतनी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, मटेरियल इतना चाहिए, मैंने अभी बोला ना कि मटेरियल 2 kg लगेगा 1, वो पहले से स्टैंडर्ड डिसाइडेड है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोसेस में इतना ही लगने वाला है और उसकी इतनी रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो आप क्या करोगे, पहले से ही उसके लिए पहले से आपको स्टडी करना पड़ेगा और पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि मटेरियल के लिए ये स्टैंडर्ड है, लेबर के लिए ये स्टैंडर्ड है, तो पहले आप स्टैंडर्ड सेट करोगे, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। वेल एस्टैब्लिश्ड स्टडी, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड यूनिट। अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है उससे जब एक्चुअल कंपेयर करोगे तो अलग भी हो सकता है, तो इसी के लिए तो वेरिएंस करेंगे स्टडी, ओके। बट पहले आप स्टैंडर्ड सेट करो और स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में क्या है, पहले से स्टैंडर्ड डिसाइडेड हो गया। आप जितना मर्जी चाहे कॉस्ट खर्च नहीं कर सकते, आपको पहले से ही एक बजट दिया हुआ है कि आपको इतना ही खर्च करना, ओके, तो अलोकेट हो जाएगा। एनी डेविएशन इन कॉस्ट मेजर्ड एनालाइज इनटू, और फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ओके, वहां पे कॉस्ट को हम एलोकेट करेंगे कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। दोज आर विच इज अनकंट्रोलेबल, खर्च करना ही करना है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, उसमें आपका कंट्रोल ही नहीं है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ओके, लाइक फिक्स कॉस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, जिसको आप कंट्रोल, मतलब ऐसा नहीं फिक्स कॉस्ट कभी कंट्रोल नहीं हो सकती है लॉन्ग रन, बट कई कॉस्ट ऐसी है जो कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इनकर करना ही करना है, और कुछ कॉस्ट ऐसी है जो कंट्रोलेबल है। तो मैनेजर ऑफ कॉस्ट सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद स्टैंडर्ड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्स। तो यहां पे आपको देखना क्या है कि हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया और एक्चुअल को कंपेयर किया, अगर कोई एडवर्स है, एडवर्स, तो यहां पे मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल, ये हर एक सेंटर के मैनेजर्स होंगे और ये मैनेजर का काम है कि देखना कि आपको जो स्टैंडर्ड सेट दिया हुआ है उसी स्टैंडर्ड पे आप वर्कआउट कर रहे हो और इनपुट आउटपुट रेशियो स्टैंडर्ड का मेंटेन हो रहा है और वो आइडेंटिफाइबल होगा। मान लीजिए आपको पता ही नहीं कितना रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे, अगर आपके पास पहले से ही प्रीडिटरमाइंड क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं है कितना यूज करोगे मटेरियल लेबर, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पे नहीं जा सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ओके। ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है, अगर आपको इनपुट आउटपुट का रेशियो नहीं पता है, कॉस्ट का स्टैंडर्ड नहीं पता है, तो आप जब आप इनपुट आउटपुट रेशियो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तब आप इस सेंटर पे जाएंगे, डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब क्या, एट अ डिस्क्रिशन ऑफ, यू कैन से, मैनेजमेंट। द कॉस्ट ऑफ इनपुट इज कंपेयर्ड एलोकेटेड बजट फॉर एक्टिविटी, एग्जांपल आर, अभी देखिए R&D डिपार्टमेंट है, उसमें बोलो चलो स्टैंडर्ड ये इतना ही खर्च करना है, बोले जब तक कुछ हमें नया मिल नहीं जाएगा तब तक हम इस पे लगे रहेंगे। अभी R&D डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वहां पे आप कैसे कर सकते हो, नहीं अभी इतना खर्च किया ना, अभी इतना आउटपुट मिलना ही चाहिए, अरे नहीं मिला। रिसर्च में तो हम कितनी बार ट्राई करते हैं, फिर अभी कुछ इनोवेशन नहीं मिलता, कई बार थोड़ी सी ट्राई करने से मिल जाता है, डिपेंड करता है। अभी इसमें कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते, तो फिर वहां पे मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन लगेगा कि हमें कितना रिसर्च, कितना हम बेयर कर सकते हैं। अभी एडवर्टाइजमेंट, अब ऐसे नहीं बोल सकते हैं इतना एडवर्टाइजमेंट किया तो इतना सेल जनरेट होना ही चाहिए, कभी जनरेट होगा भी, कभी नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करते हो वहां पे फिक्स फॉर्मेट या फिक्स नहीं, वो प्योरली, ये सब कॉस्ट ऐसी है जिस पे प्योरली डिसीजन किसका रहेगा, मैनेजमेंट का, कि कितना करना है कितना नहीं करना है। इसीलिए ये सेंटर में क्या होगा, डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट, वेयर डिपार्टमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड विद सर्टेनिटी, ओके। तो यहां पे आप प्योरली डिस्क्रिशन पे जाओगे कि बजट जितना अलोकेट किया उतना करो, उससे ज्यादा मत करो भाई, क्योंकि कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट एक डिस्क्रिशन दे देगा, बजट R&D में इतना खर्च का बजट हमने अलोकेट किया, अभी उससे ज्यादा नहीं जाना है, रिसर्च हो और इनोवेशन से कुछ आपको मिले तो प्रोडक्ट चेंज करना, इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना, वरना हमें नहीं जाना है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, एक फिक्स बजट रख सकते हो कि हमारे डिस्क्रिशन के हिसाब से इतना करना है, इतने में आउटपुट मिलता है तो विल गो फॉर इट, अदरवाइज।
नेक्स्ट सेंटर है रेवेन्यू। तो ये कॉस्ट सेंटर में पता चल गया, दो टाइप के कॉस्ट सेंटर होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक डिस्क्रिशनरी। स्टैंडर्ड कब यूज करोगे आप? जब आपको इनपुट आउटपुट का रेशियो आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला, न्यू सिलेबस में बिगेस्ट चेंज क्या है? 30 मार्क्स के एमसीक्यूज, और ये आपको जितना मर्जी चाहे परेशान कर सकते। ओके, अभी आप ये सेंटर करके गए हो, बोले ये इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल है, विच मेथड यू विल यूज। मतलब ऐसा कुछ भी एक लाइन पूछ लिया डिटेल में जाके, या आइडेंटिफाइबल नहीं है, ओके, तो वहां पे डिस्क्रिशनरी आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, आइडेंटिफाइबल है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर यूज कर सकते हो। रेवेन्यू सेंटर, यहां पे मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देंगे? अरे रेवेन्यू जनरेट करो, सेल्स बढ़ाओ, और क्या, ठीक है। विच आर अकाउंटेबल फॉर जनरेटिंग ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? सेल्स डिपार्टमेंट, उसका काम क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? सेल्स जनरेट करो, रेवेन्यू जनरेट करो, ओके। रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग टारगेट एंड रेवेन्यू जनरेशन, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो मैनेजर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना टारगेट तो अचीव करना ही करना है। फिर अगर इतना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई कौन कौन से सेल्समैन ने नहीं किया है, तो ये डिटेल में एनालिसिस करेंगे फिर यहां पे क्या होगा? सेल्स में आप सेल्समैन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज, सभी तरह से कंपेयर कर सकते, कहां कहां पे लूपहोल्स हुआ है, आइडेंटिफाई, इंप्रूव। तो इससे क्या होगा समझो, ये हम क्यों कर रहे हैं? वी आर गोइंग इन डिसेंट्रलाइज मैनर कि हर एक एज ए होल कंपनी में प्रॉफिट क्या हुआ वो मत देखो, हर एक डिपार्टमेंट का काम जो है वो किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, फिर वही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप जनरलाइज पे जा रहे हो, बोलेगा इसकी प्रॉब्लम, उसकी गलती, उसकी गलती, तो वहां पे फिक्स नहीं कर सकते। यहां पे आप फिक्स कर सकते हो कि कॉस्ट डिपार्टमेंट वर्कआउट नहीं कर रहा है तो कॉस्ट डिपार्टमेंट सेंटर जो है उसका जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल। दो रेवेन्यू सेंटर डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, इट इनकर बट समटाइम एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सेलिंग। अब देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का काम संभालना है, उसको कॉस्ट सेंटर में टांग नहीं लड़ानी, सिंपल है। बट कई बार क्या होगा, कुछ कॉस्ट ऐसी है जो रिलेटेड टू रेवेन्यू है, बोले सेल्समैन का कमीशन, अभी वो तो डिपेंड करता है किस पे? रेवेन्यू पे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यू सेंटर की ही रहने वाली है, भले वो है एक्सपेंस बट दैट इज रिलेटेड टू दैट रेवेन्यू, तो वहां पे उसको कंट्रोल करना है। फिर वो अगर बढ़ जाएगी, कमीशन ज्यादा दे दिया, तो वहां पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, कमीशन टू सेल्स पर्सन, ओके, वो क्या करेगा? वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद इनकर करेगा और फिर जो रेवेन्यू बचेगा वो कंपनी को लेके जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि भाई सेल्स कमीशन है वो किस सेंटर में हैंडल होगा, नेवर नो, कहीं पे कुछ भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू है तो। ओके, कि सेल्स एक्सपेंस जो है, कमीशन एक्सपेंस, वो आपकी सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोले ये तो एक्सपेंस है, कॉस्ट में आएगा, नहीं, ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू में आएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, प्रॉफिट सेंटर। देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच हैव बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड इनकर ऑफ एक्सपेंडिचर। अभी देखिए, प्रॉफिट सेंटर, पहले तो मुझे बताओ प्रॉफिट आता कैसे? तो प्रॉफिट इज व्हाट? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो प्रॉफिट सेंटर का काम क्या है? रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों पे ध्यान रखना। तो सर कॉस्ट पे तो कॉस्ट सेंटर वाले ध्यान रख रहे हैं, रेवेन्यू में रेवेन्यू वाले, तो प्रॉफिट वाले करेंगे क्या? सिंस मैनेजर ऑफ प्रॉफिट सेंटर आर अकाउंटेबल फॉर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इज ए बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट सेंटर आर डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कई बार क्या होगा कि अगर आप सेंट्रलाइज लेवल पे जा रहे हो तो कॉस्ट का काम जो है वो कॉस्ट सेंटर देख लेगा, रेवेन्यू का काम रेवेन्यू देख लेगा, तो फिर आपको प्रॉफिट अलग से करने की जरूरत नहीं है। बट मान लीजिए आपकी कोई ब्रांच है जहां पे अलग कोई कॉस्ट या रेवेन्यू सेंटर नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसी को प्रॉफिट सेंटर बनाओ, कॉस्ट भी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रेवेन्यू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। अभी हम आपको क्या देखेंगे? प्रॉफिट ओवरऑल, तो आपको प्रॉफिट सेंटर मान लो। वो कहां पे पॉसिबल है? डिसेंट्रलाइज ब्रांच में। जो ब्रांच यहाँ पे सेंट्रलाइज में मर्ज नहीं है और छोटी छोटी ब्रांच है, तो वहां पे क्या करेंगे? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रॉफिट। तो हम क्या देखेंगे? आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, बोले रेवेन्यू बढ़ाओ या कॉस्ट घटाओ, वो आपके ऊपर है, हमें जो हमारा टारगेट प्रॉफिट है वो चाहिए। इन्वेस्टमेंट सेंटर,
There are responsibilities which are not only responsible for profitability but also authority to make capital investment decision. और कई बार तो क्या होगा कि आपको कुछ कंपनी में या कुछ पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको क्या देखना पड़ेगा? मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे यू रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी को टेक ओवर किया तो वहां पे यू रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट करना कि नहीं करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और वो इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे इस सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमने जहां पे जितना इन्वेस्ट किया है उसका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, हमने जो एक्सपेक्ट किया था उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर, याद है आपने फाउंडेशन में कुछ ये किया होगा बीसीके में, अभी जो नए सिलेबस है उसमें तो बीसीके चला गया है, बट ऐसा कुछ आता था, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनीज ऑफ पीएसयूज। ओके, वो प्योरली इन्वेस्टमेंट सेंटर बेस है। कैसे? अगर आप वहां पे देखोगे कुछ ऐसे लिस्ट है कंपनी के, लाइक लिस्ट ऑफ महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न ऑफ, तो ये कुछ कंपनीज हैं। अब देखिए ये क्यों गवर्नमेंट इसको ये सब दिया है? अरे गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट इन सभी कंपनीज में, ये पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर। ओके, तो वहां पे गवर्नमेंट का पैसा है, सीजी, एसजी, लोकल या सीजीएससी का मिला के व्हाटएवर। तो यहां पे अगर आप देखोगे कुछ कंपनीज महारत्न है, नवरत्न है और मिनी रत्न है, तो होगा क्या, मिनी रत्न में छोटा इन्वेस्टमेंट होगा, छोटा मतलब वो वैसे भी बड़ा है, ओके, करोड़ में ही होगा, बट कंपेरेटिवली टू नवरत्न एंड महारत्न, नवरत्न एंड देन महारत्न। तो यहां पे क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो भी गवर्नमेंट कैसे करती है, इसको हमने इन्वेस्टमेंट सेंटर डिसाइड कर दिया गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट का काम क्या है कि बीएचईएल या भारत पेट्रोलियम है, ओके, बीपीसीएल, तो उस कंपनी में गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया है और वहां से गवर्नमेंट को कितना रिटर्न डिविडेंड मिल रहा है, जनरेट हो रहा है। तो गवर्नमेंट कई बार सोचती है कि ये कंपनी को बंद कर दे या ये कंपनी जो है उसको प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दे। वो क्यों करती है? क्योंकि उसको इतना आरओआई नहीं मिल रहा है, काफी सालों से लॉस में चल रही है, तो गवर्नमेंट विल थिंक द अदर वे। तो ये सब इन्वेस्टमेंट सेंटर बेस्ड है, जहां पे गवर्नमेंट का काफी सारा करोड़ ऑफ रुपीज इन्वेस्टेड है। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी देखिए इस पे भी क्वेश्चन पूछ दिया जुलाई में कि आपको क्या बताना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन सा है। परचेज ऑफ बॉन्ड, स्टॉक। अभी देखिए मुझे बताओ, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आप क्या करते हो? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? बॉन्ड स्टॉक में क्या करो? इन्वेस्ट करोगे। और आपका पर्पस क्या है? देखिए परचेज ऑफ लिखा है, मतलब जब आप परचेज करोगे आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या होगा? बोले जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उससे मुझे रिटर्न मिल रहा चाहिए। तो ये कौन सा सेंटर हो गया? इन्वेस्टमेंट सेंटर। समझ में आ रहा है? टिकट काउंटर इन रेलवे स्टेशन, टिकट काउंटर रेलवे स्टेशन में क्या होगा? टिकट काउंटर क्या करेगा? जनरेट करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा। उसका काम क्या है? रेवेन्यू जनरेट करना, रेवेन्यू सेंटर। डिसेंट्रलाइज ब्रांच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब देखिए यहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था ओल्ड सिलेबस, अब यहां पे आपको इसको कन्वर्ट कैसे करना है, ये क्वेश्चन और 4 सेंटर ऑप्शन। ये हर एक क्वेश्चन में 4 सेंटर देख लो, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है ये कौन सा सेंटर है। तो ये पांचों क्वेश्चन 5 एमसीक्यू में कन्वर्ट हो गए। वैसे एमसीक्यू सेपरेट करेंगे, डू नॉट वरी, बट यहां पे जब हम थ्योरी कर रहे हैं तभी आप वो सोचोगे इसमें से क्या क्या एमसीक्यू निकल के आ सकता है, राइट। डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांच में क्या होगा? रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, एक्सपेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, मतलब प्रॉफिट सेंटर। महारत्न, और यहां पे जो ऊपर एग्जांपल दिए वही पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू। इज दिस क्लियर? और कोई कॉस्ट का दे दे तो बोले कॉस्ट सेंटर। अब R&D कॉस्ट सेंटर, और वो भी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। ओके, चलो इतना समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट?
ओके, नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब देखिए, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन वी कैन डू इन मेनी वेज। ओके, लाइक वी कैन गो बाय एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट मतलब मेन कॉस्ट के इंग्रेडिएंट्स में 3 कॉस्ट आने वाली है, मटीरियल, लेबर एंड अदर्स। अदर्स मतलब ओवरहेड। ओके, वैसे उसको अदर एक्सपेंस बोलते हैं क्योंकि ओवरहेड्स इज अ वेरी बिगर टर्म। ओके, ये मेन 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉस्ट है। एलिमेंट वाइज अगर हम डिवाइड करें कि कोई भी प्रोडक्ट ले लो, यू रिक्वायर दिस 3 थिंग्स, क्योंकि आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करोगे, यू विल नॉट डू एनी मैजिक आउट ऑफ ब्लू, आप कुछ बना लोगे, ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो आपकी कॉस्ट है। रॉ मटेरियल कैन बी ऑफ 2 टाइप, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो रॉ मटेरियल यूज करके आप प्रोडक्ट बना रहे हो, डायरेक्ट, उसी पे आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो। जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है जो एक्चुअली प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यू रिक्वायर दैट। ओके, तो वैसे है मटेरियल बट दैट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड। मान लीजिए आप मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के जो स्पेयर पार्ट है वो उसी को आप असेंबल करके, ओके, स्क्रीन एंड ऑल दिस थिंग्स, मेमोरी चिप एंड ऑल, तो ये सब आपके मटेरियल हैं जो डायरेक्ट हैं, जो डायरेक्ट फोन में यूज होने वाले। बट कुछ ऐसे भी मटेरियल हो गए जो डायरेक्टली फोन में यूज नहीं हो रहे, बट ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट प्रोडक्शन प्रोसेस आप यूज कर रहे हो। मशीनरी में फ्यूल चाहिए तो है तो वो मटेरियल, बट दैट इज नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्ट, बट इट इज यूज्ड इनडायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वो इनडायरेक्ट है। सेम वे लेबर्स, लेबर के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट। तो जो ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उसको असेंबल करते हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, वो सारे लेबरर्स क्या है? दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो सब लेबरर्स क्या है, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है? डायरेक्ट। सेम वे अदर एक्सपेंसेस, मान लीजिए आपने कोई मशीनरी बाय की है और आपने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस की है, वो स्पेसिफिकली उसके लिए, और उसके लिए आप कोई खर्च कर रहे हो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। ना ही वो मटेरियल ना ही लेबर है, बट प्रोडक्शन में ऐसा कोई एक्सपेंस है जो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट के लिए है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। ये 3 जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, इट विल बी अवर प्राइम कॉस्ट। वैसे एलिमेंट वाइज मटेरियल, लेबर, अदर्स है, बट अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप आगे देखोगे यहां पे सबसे पहले आपको एलिमेंट वाइज दिया हुआ है, ओके, जिसमें हम करेंगे मटेरियल, लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन शॉर्ट इन तीनों को हम क्या बोलने वाले हैं? ओवरहेड्स। ओके, बट जब आप फंक्शंस और ऑपरेशन वाइज जाओगे तो वहां पे हम एक कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट में क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। तो वो प्राइम कॉस्ट में हम क्या करने वाले हैं? जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको प्राइम बोलेंगे, जो भी इनडायरेक्ट है उसको ओवरहेड। इनडायरेक्ट में भी ओवरहेड्स को भी बाइफरकेट करेंगे। अगर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो तो प्रोडक्शन ओवरहेड, अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हो तो एडमिन ओवरहेड, अगर आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर रहे हो तो S&D ओवरहेड। तो वो सारे इनडायरेक्ट क्या हो जाएंगे? इट विल गो दैट। तो वो फंक्शन वाइज अलोकेशन हो गया, ये एलिमेंट वाइज अलोकेशन हो गया। समझ में आ रहा है? और ये जितने भी इनडायरेक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे? ओवरहेड्स। एंड ओवरहेड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3। वैसे तो कॉस्ट शीट आगे आएगी, हम डिटेल में लर्न करेंगे, बराबर है। ओके, चलो, तो ये एलिमेंट वाइज क्लियर है। लर्न भी कर लेते हैं क्या क्या है एलिमेंट वाइज। मटीरियल विच आर प्रेजेंट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट or can be economically identified product are termed as direct material. For example, cloth in dress making. अभी जब आप रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हो उसमें जो क्लोथ यूज होता है, अरे वही उसी में से तो बनाते हैं, मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट में दिखेगा। अब ये मोबाइल है तो स्क्रीन, ये मोबाइल में जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे होगा क्या? वो डायरेक्ट मटेरियल है, वही यूज करके आपने प्रोडक्ट को बनाया हुआ है, ठीक है। सेम वे मटेरियल परचेज ऑन स्पेसिफिक जॉब, तो ये सब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। हाउएवर इन सम केसेस मटेरियल में भी डायरेक्ट, समझो
वैसे तो मटेरियल डायरेक्ट है, बट उसको इनडायरेक्ट ट्रीट करेंगे। अरे डायरेक्ट है तो डायरेक्ट ट्रीट करो, इनडायरेक्ट क्यों ट्रीट कर रहे हो? बिकॉज इट इज यूज इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में यूज होता है और उसका वेट मच नहीं होता है, ठीक है। इट इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल कि उसको आप सेपरेट आइडेंटिफाई करो। ओके, दूज मटेरियल विच आर यूज फॉर एंसिलरी पर्पस, उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। जो मेन प्रोडक्ट में होते हुए भी उसका वेटेज इतना कम होता है कि उसको आप अलग से कॉस्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो उसको क्या अदर्स में डाल दो। इज इट क्लियर? लेबर, अगर हम लेबर की बात करें तो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड एंट्रीब्यूटेड ओनली टू दैट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब वही प्रोडक्ट के लिए ये सब लेबरर्स जो है वो यूज हो रहे हैं, तो उसको जो आप वेजेस दे रहे हो वो क्या है? डायरेक्ट वेजेस। एम्प्लॉय एंगेज इन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट कैरिंग आउट नेसेसरी फॉर ऑपरेशन कवरिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो जब भी हम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के बारे में बात करेंगे, ओके, तो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली कॉस्ट ऑब्जेक्ट में इन्वॉल्व है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर विच आर स्पेसिफिकली फॉर, अब देखिए इस प्रोडक्ट में या तो आप मटेरियल लेके आओगे या तो लेबर, इसके अलावा भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज कुछ खर्च कर रहे हो जो ना ही मटेरियल का है ना ही लेबर का है, बट है डायरेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, सर एग्जांपल हायर चार्जेस फॉर स्पेशल मशीनरी। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आप सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने मशीनरी हायर की, तो वो मशीनरी यू कैन नॉट ट्रीट इट एज ए जनरल ओवरहेड। नॉर्मली मशीनरी की कॉस्ट, हम मशीनरी कहां पे होती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मशीनरी जो है उसकी आप डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, वो सब हम क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स। क्यों ओवरहेड्स बोलेंगे? ना ही वो मटेरियल चाहिए, लेबर है, बट इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, तो इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड है वो, बट वो क्या है? प्रोडक्शन में यूज होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्शन ओवरहेड। समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन ओवरहेड। बट अगर मान लीजिए वो मशीनरी जनरल है, सभी प्रोडक्ट के लिए आप यूज करते हो, अगर मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट के लिए ही, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए ही आप वो मशीनरी हायर पे लेके आए, तो फिर तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ओवरहेड में नहीं जाएगा। इसका मतलब जो डायरेक्ट है वो सेपरेट रहेगा, बिकॉज दैट इज मेन कॉस्ट, दैट इज प्राइम कॉस्ट। अभी प्राइम कॉस्ट में कौन कौन आएगा समझ में आ रहा है? फंक्शन वाइज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एम्प्लॉइज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्राइम कॉस्ट, मेन कॉस्ट। ओके, फिर होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी ये मटेरियल ऐसा है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं है। ओके, मान लीजिए मशीन में फ्यूल डाला, उसके बाद मशीन चालू हुआ, तो अभी फ्यूल मोबाइल में नहीं है ऑब्वियसली, बट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मशीनरी चलाने के लिए आपको वो फ्यूल चाहिए, तो वो है मटेरियल बट डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्ट, तो वो क्या हो गया? ओवरहेड्स। वो ओवरहेड्स हो गया। समझ में आ रहा है? मटेरियल विच डू नॉट नॉर्मली पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, टूल्स यूज इन मेंटेनिंग मशीन एंड बिल्डिंग, लुब्रिकेंट, कॉटन वेस्ट, ब्रिक्स, ये सब क्या है? मटेरियल तो है बट डायरेक्टली आप प्रोडक्ट में यूज नहीं कर रहे हो। स्टोर्स यूज बाय सर्विस डिपार्टमेंट लाइक पावर हाउस, बॉयलर हाउस, कैंटीन। अब देखिए ये सर्विस डिपार्टमेंट क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है? सर्विस को आप सपोर्ट भी बोल सकते हो। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, उससे कोई प्रोडक्ट बन के आएगी, एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा और वो रेवेन्यू भी जनरेट करके देगा आपको, बराबर है? ओके, तो कोई डिपार्टमेंट, कोई प्रोडक्ट, वो क्या है? रेवेन्यू भी जनरेट करेगा और कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी है या कॉस्ट सेंटर है जिसमें हम कॉस्ट एलोकेट करेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट का काम है वो प्रोडक्शन को सपोर्ट करना। मान लीजिए फैक्ट्री में कैंटीन है, अभी कैंटीन क्या रेवेन्यू जनरेट करके देगा आपको? कुछ नहीं, मतलब खर्चा चलाएगा, आपके एम्प्लॉई है तो आप उसे प्रॉफिट नहीं अर्न करोगे, नॉमिनल चार्जेस लेके आप फूड प्रोवाइड कर रहे हो। अभी वो कैंटीन को चलाने के लिए आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, अभी वो कैंटीन का खर्च आप कहां पे एलोकेट करोगे? बोले किसी की प्रोडक्ट के लिए तो है नहीं, जनरल है, ओवरहेड है। सर्विस डिपार्टमेंट में आप यूज कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट,
बॉयलर हाउस, कैंटीन, तो ये सब क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट। वो इनडायरेक्ट, इसमें कोई मटेरियल यूज करोगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इसमें कोई लेबर यूज करोगे, इनडायरेक्ट लेबर, इसमें कोई एक्सपेंस करोगे, ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो जिसका एक्सपेंस, जिस लेबर कॉस्ट का एक्सपेंस आप पर्टिकुलरली कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर में अलोकेट नहीं कर सकते, आप पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट में अलोकेट नहीं कर सकते। सैलरी पेड टू फोरमैन, सुपरवाइजर, मेंटेनेंस वर्कर, क्योंकि उसकी सैलरी जो है वो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नहीं कर सकते, वो जनरल होगी, तो उसको ओवरहेड में ट्रीट कर लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी सिंपल। फैक्ट्री रेंट, अभी बाकी जितने बच्चे वो सारे के सारे कहां पे आ गए? इनडायरेक्ट। फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, मशीनरी, पावर, लाइट, हीटिंग, रिपेयरिंग, टेलीफोन, ओवरहेड्स। एक्चुअली ओवरहेड जो है वो कोई सेपरेट एक्सपेंस नहीं है। ओवरहेड्स मतलब ओवर एंड अबव मटेरियल लेबर, रादर ओवर एंड अबव डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड ओवर हियर। मतलब क्या हुआ? एज आई सेड, यहां पे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे के सारे कहां पे आ जाएंगे? ओवरहेड्स। फिर ओवरहेड्स को हम बाइफरकेट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब देखिए प्रोडक्शन में क्या होगा, तो प्रोडक्शन में रेंट, पावर, ये सब एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट है, तो ना ही डायरेक्ट मटेरियल है, ना ही डायरेक्ट लेबर है, ना ही डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस रेंट, लाइटिंग, टेलीफोन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स डिपार्टमेंट के सारे एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वेयर हाउस, पैकिंग, लोडिंग, तो ये सब जो है वो क्या है? ओवरहेड्स। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट लेबर। मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 2, लेबर कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 3, डायरेक्ट एक्सपेंस चैप्टर नंबर 3 लेबर में ही आ जाएगा, तो वो छोटा सा टॉपिक है। अब इसके अलावा एवरीथिंग चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल है मटेरियल, बट मटेरियल चैप्टर में नहीं आए। इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड। ओवरहेड में प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे ओवरहेड्स आ जाएंगे। ओके, तो ये हमने देखा एलिमेंट वाइज अलोकेशन। नेक्स्ट, फंक्शन के बेसिस पे, तो अभी आपने ये जितने एक्सपेंसेस किए उसको हम फंक्शन वाइज डिवाइड कर देंगे। फंक्शन वाइज मतलब अभी है वही, जितने थे वही है, बट वहां पे एलोकेशन एलिमेंट वाइज कर देते हैं। मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, दैट इज द एलिमेंट्स। यहां पे एलिमेंट्स क्या है? प्राइम कॉस्ट, मतलब कॉस्ट शीट के एलिमेंट्स हैं, मतलब कॉस्ट शीट के फंक्शंस हैं, फंक्शंस और ऑपरेशन। अंडर दिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू फंक्शन फॉर विच दे हैव बीन इंकर्ड। पहले आएगी प्राइम कॉस्ट, मेन कॉस्ट, डायरेक्ट। फिर आएगी फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में भी इंडायरेक्ट मटेरियल आ सकता है, इंडायरेक्ट लेबर आ सकता है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस आ सकता है। तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आया। चलो आप बोलते हो फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री बोलो, वर्क ओवरहेड बोलो, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो, तीनों सेम है, पहली बात। दूसरी बात, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी फैक्ट्री में आप खर्चा करोगे फैक्ट्री के अंदर, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड। अभी मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहां पे कंप्यूटर रखा, वहां पे कोई स्टाफ रखा है जो फैक्ट्री में मैनेज करता है, वहां पे मशीनरी है, वो मशीनरी का जो भी खर्च है, फैक्ट्री में जो पावर है यूज हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएंगे। बट फैक्ट्री के अलावा आपकी ऑफिस भी है। अभी ऑफिस में जो मैनेजमेंट होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, सब डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना, अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करना, ऑफिस का फर्नीचर, ऑफिस के स्टाफ, ये सब फैक्ट्री में कोई लेना देना नहीं उसका। उसका काम क्या है? कंपनी में सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को संभालना, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और एस&डी, जिसका काम क्या है? सेल्स करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाना, वहां तक का जो भी पूरा कॉस्ट आएगा वो यहाँ पे। चलो सर ये तो समझ में आ गया, ओवरहेड को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बराबर है। अभी ये
प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवर ऐड करोगे उसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और करोगे सीओजीएस, और उसमें आप एसएनडी ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये तो शॉर्ट में दिया है, कॉस्ट शीट में बहुत डिटेल में आएगा, तो आगे कॉस्ट शीट के एक चैप्टर में हम डिटेल में लर्न करेंगे। बट यहां पे एक और बात, चलो ये समझ में आ गया कि फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिन ओवरहेड है, एसएनडी है, उसको यहां पे हमने अलोकेट किया। फिर यहां पे आप ऐसा बोल रहे हो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों में आएंगे, मतलब क्या? ये कनेक्शन क्या है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का और ओवरहेड्स का? आप बोलो इनडायरेक्ट ओवरहेड है, इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड है, इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड है। बट कौन सा ओवरहेड है? प्रोडक्शन ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, की सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ओके, पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, ये सब एक्चुअली आपको आएगा, एक ये फॉर्मेट आएगा कॉस्ट शीट में, और अभी जो मैं बोल रहा हूं ना अलोकेशन कहां से कहां पे जा रहा है, ये आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। ओके, कैसे? मान लीजिए स्टोर्स डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? मटेरियल की देखरेख, मतलब मटेरियल इन करना, आउट करना, और पूरा स्टोर्स। चैप्टर नंबर 2 मटेरियल मैनेजमेंट। अभी जो स्टोर्स डिपार्टमेंट होगा ना, वहां पे आपको कुछ भी मिल जाएगा। मान लीजिए मशीनरी के कुछ स्पेयर पार्ट चाहिए, वो भी मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वाले A4 साइज का पेपर चाहिए प्रिंट करने के लिए, वो भी मिल जाएगा। तो ये सब डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी मान लीजिए एडमिन ऑफिस से फोन आया कि भी 5 A4 साइज पेपर का बंच जो है वो भिजवाए, रिक्विजिशन आई, तो जाएगा कहां से? स्टोर्स डिपार्टमेंट। यूज कहां पे हो रहा है? ये एक्सपेंस कहां पे हो रहा है? एडमिन ऑफिस। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल गया एडमिन ऑफिस, तो उसको बोल दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन। फिर लेबर है इनडायरेक्ट, मतलब स्टाफ है। अभी जो स्टाफ है वो कई तरह के हो गए, कुछ स्टाफ ऐसे हो गए जो प्रोडक्शन में हो गए, कुछ स्टाफ ऐसे हो गए जो एडमिन में, कुछ स्टाफ ऐसे हो जो एसएनडी में। तो जो स्टाफ एडमिन में उसकी कॉस्ट एडमिन ओवरहेड, जो स्टाफ एसएनडी में उसकी कॉस्ट एसएनडी में। सेम वे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस कहां पे हो रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में हो रहे हैं, एडमिन ओवरहेड। प्रोडक्शन में हो रहे हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। एसएनडी में हो रहे हैं, एसएनडी ओवरहेड। दैट्स बाइफरकेशन अलग अलग। ओके, चलो इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट? तो 2 बाइफरकेशन हमने की है कॉस्ट के, एक्सपेंस के। एलिमेंट वाइज मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो जो इनडायरेक्ट है वो सब ओवरहेड। ओवरहेड अगेन प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएनडी। फंक्शन के बेसिस पे फिर यहां पे फंक्शंस अलग हो जाएंगे। वहां पे प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट। अभी कॉस्ट शीट आएगी तो आपको अच्छे से ये फॉर्मेट भी याद रह जाएगा, डू नॉट वरी। ओके, अभी कॉस्ट शीट पे डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन बिहेवियर, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। तो यहां पे ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिचुएट। अभी मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, एनी प्रोडक्ट जिसका आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। अभी उसके लिए क्या है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर बाइफरकेटिंग द कॉस्ट बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन बिहेवियर, या बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। तो जब भी हम इसकी जो कॉस्ट है उसको बेस्ड ऑन नेचर करेंगे या वेरिएबिलिटी करेंगे, तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3। एक होगी वेरिएबल कॉस्ट, एक होगी फिक्स्ड कॉस्ट, और एक होगी सेमी वेरिएबल। अभी इन तीनों में डिफरेंस क्या है?
फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इसीलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं, जो बदलती रहेगी। आउटपुट ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा होगी, आउटपुट कम, मतलब आपकी इसका क्या है नेचर ऑफ वेरिएबल। मान लीजिए आप 1000 मैन्युफैक्चर करोगे मोबाइल तो उसकी उतनी कॉस्ट आएगी, आप कम मैन्युफैक्चर करोगे तो उसकी मटेरियल। अब देखिए मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मोबाइल में जो भी डायरेक्ट मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं, जो भी डायरेक्ट मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे? एक यूनिट बनाऊंगा तो 1 यूनिट का खर्चा लगेगा, 100 यूनिट बनाऊंगा तो 100 यूनिट का खर्चा लगेगा। अगर मैं कुछ बनाऊं ही ना तो रॉ मटेरियल नहीं लगेगा, जीरो। ओके, सेल्स जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी यूनिट्स बढ़ेगा, यूनिट्स ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? मान लीजिए यहां पे अगर हम देखें तो कोई प्रोडक्ट का अगर हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करें फॉर एग्जाम्पल आप यूनिट्स बना रहे हो 100, 200, 300, 400, 500 लाइक दैट। ओके, यहाँ पे 0, यहाँ पे 100, ये क्या बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज वेरिएबल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है। तो यहां पे मान लीजिए एक मोबाइल बनाने के लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है वो है 5000 फॉर एग्जाम्पल। ओके, एक यूनिट के लिए आपको जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगते हैं वो कितने लगते हैं? 5000 रुपीज। तो आप क्या करोगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी एक यूनिट के लिए? पर यूनिट कितना है? 5000। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? व्हेन यू टॉक अबाउट टोटल, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 लाख। यहाँ पे 10 लाख। तो जैसे जैसे आप मोबाइल बढ़ाते जाओगे वैसे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर आप देखोगे, मान लीजिए यहां पे कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ रुपीस लैक्स, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 लाइक दैट। तो क्या होगा? अगर आप कोई यूनिट ही नहीं बनाओगे तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? अगर आप 100 यूनिट्स बनाओगे आपकी कॉस्ट क्या होगी? 5 लाख। अगर आप 200 यूनिट्स बनाओगे आपकी कॉस्ट क्या होगी? 10 लाख। अगर आप 300 बनाओगे 15 लाख। 400 यूनिट्स बनाओगे 20 लाख, 25 लाख, इट गोज ऑन। इसका मतलब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट की जो लाइन है इट विल बी लाइक दिस, उसका कर्व जो है ऐसे जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जबकि यही मैं अगर कंसीडर करूं फिक्स में, ही फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या? अभी आपने मोबाइल जहां पे आप बना रहे हो फैक्ट्री, उसका रेंट फिक्स है। आप बोलोगे इस साल हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं किया, रेंट में थोड़ा रिडक्शन दे दो भाई। बोले रेंट तो देना ही देना है, आपको कोई रिडक्शन मिलने वाला नहीं। आर यू गेटिंग दिस? आप चाहे 100 यूनिट्स बनाओ, चाहे 500 बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, आपका जो रेंट है उतना ही रहेगा। ओके, ऐसे नहीं बोल सकते अभी आपकी कंपनी ग्रो हो गई चलो रेंट जो है वो 5-10 दे दो। अरे रेंट जितना है उतना रहने वाला है। हाँ, माइनर वेरिएशन लॉन्ग टर्म में आएगा, वो डिफरेंट मैटर है, बट फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट टर्म में वो वेरिएशन आने वाला नहीं है। मान लीजिए कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल एट 10 लाख। कितनी फिक्स कॉस्ट है? 10 लाख। तो फिर चाहे आप 100 यूनिट्स बनाओ
या 200 बनाओ या 300 बनाओ, 400, 500, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट मतलब विच इज फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, विच इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहां पे क्या होगा, 100, 200 यूनिट्स कितने भी बना लो, फाइव लैख, 10 लाख, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 यूनिट्स कितने भी बना लो, 0 तो भी 10 लाख, 100 तो भी 10, 200 10, 300 10, 400 10, 500 10। मतलब वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है इट विल बी स्ट्रेट लाइन, सॉरी फिक्स कॉस्ट का जो कॉस्ट कर्व है दैट विल बी स्ट्रेट, क्योंकि वो वेरी होने वाला ही नहीं है। तो यहां पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, अगर आप यहां पे कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका कंक्लूजन क्या निकला, अगर आपका आउटपुट अप तो वेरिएबल कॉस्ट अप, अगर आपका आउटपुट डाउन वेरिएबल भी डाउन। जबकि फिक्स कॉस्ट remains fixed irrespective of level of output। तो इसका आउटपुट कितना भी आप ले लो इट विल रिमेन फिक्स, नो चेंज, ओके। बट अगर हम यहां पे पर यूनिट कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ये अभी हमने केस की बात की, टोटल इन टोटल अभी पर यूनिट में थोड़ा उल्टा हो जाएगा, कैसे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम, देखो डिवाइड करो, अरे सर मल्टीप्लाई 5 से किया तो डिवाइड करोगे तो 5 होगा ना ऑब्वियसली। वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम पर यूनिट, अभी फिक्स कॉस्ट देखो, चलो 100 से डिवाइड करो इसको, 10 लाख को 100 से डिवाइड करो, सॉरी 10,000, 200 से डिवाइड करो 5,000, 300 से डिवाइड करो, डाउन 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 हो रहा है, ये सेम। इसका एक और कंक्लूजन निकलता है, वेरिएबल कॉस्ट will remain same per unit and varies in total, or same way fixed cost will remain same in total and varies पर यूनिट। समझ में आ रहा है, कभी कोई आपको बोल दे कि पर यूनिट मेरी कॉस्ट 50 है, मतलब वो वेरिएबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट मेरी 50 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, मतलब वो वेरिएबल है। अगर आपको बोल दे टोटल कॉस्ट 10 लाख है फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल, मतलब वो फिक्स है, टोटल में सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहेगी। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट। फिर यहां पे क्या होगा, अगर हम यहां पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, व्हेन यू गो फॉर टोटल कॉस्ट, तो यहां पे अभी देखिए अगर हम यहां पे फिक्स कॉस्ट और यहां पे टोटल कॉस्ट को मैं मर्ज करूं तो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट विल बी लाइक दिस विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, समथिंग लाइक दिस। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी यहां पे,
लाइक दिस। ओके, ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, ये फिक्स कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर आप थियरी में हम बैक जाएंगे। अभी कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट ऐसी है जो ना ही वेरिएबल है कंप्लीटली और ना ही कंप्लीटली फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल, अभी देखिए यहां पे 0, 100, 200, 300, 400, 5, 10, 15, 20, 25, 25, sorry 30 and all। अभी मान लीजिए आपको अभी कई सारे एक्सपेंस ऐसे हो गए, बोलेंगे 200 यूनिट्स तक फिक्स है, टेलीफोन बिल या कोई भी ऐसे एक्सपेंस ले लो जो कुछ हद तक ऐसे बोलेंगे फिक्स, 0 करो, 100 करो, 200 करो, 5 लाख का 10 लाख का खर्च होने वाला है। कहां तक? 200 तक। तो बोले यहां तक 0 करो तो भी 10 लाख का खर्च होगा, 50 यूनिट करो तो भी 10 लाख का खर्च होगा, 100 करो तो भी 10 लाख का खर्च होगा, 200 करो तो भी 10 लाख का खर्च होगा। जैसे 200 यूनिट क्रॉस किए तो आपका एक्सपेंस बढ़ने लगेगा, फिर वेरिएबल हो जाएगा। तो फिर ये चार्ट जाएगा ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल। क्यों सेमी वेरिएबल? हाफ वेरिएबल हाफ फिक्स, इसलिए सेमी। ओके, तो ये जो है वो वेरिएबल पोर्शन है, ये जो है फिक्स पोर्शन। जब भी सेमी वेरिएबल एक्सपेंस आपको दे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे सेमी वेरिएबल को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब आपको दिया हो तो दैट इज डिफरेंट मैटर, बट जब भी सेमी वेरिएबल दे हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वेरिएबल एंड फिक्स। तो ये टोटल है, ये टोटल आपको मिल गया एट पर्टिकुलर लेवल। मान लीजिए 400 है, तो 400 लेवल पे आपको टोटल कॉस्ट मिल गई कि सेमी वेरिएबल इतना है। तो ये 400 में आपने जितना भी खर्च किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 25 लाख है, 400 लाख। ओके, तो 400 यूनिट्स बनाने के लिए 25 लाख का आपने सेमी वेरिएबल एक्सपेंस इनकर किया। इस 25 लाख में से वेरिएबल कितना, फिक्स कितना, कैलकुलेट करो। उसकी भी मेथड्स आगे आएगी कैसे आप सेग्रीगेट कर सकते। वेरिएबल तो अलग है ही, फिक्स अलग है ही, फिर आएंगे सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल को क्या करना है? उन दोनों में डिवाइड करेंगे तो टोटल वेरिएबल टोटल फिक्स मिल जाएंगे। तो दिस इज बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। समझ में आ रहा है? देखो यहां पे अभी ये थ्योरी देख लेते हैं, ये प्रैक्टिकल मैंने आपको समझा दिया। थ्योरी में देख लेते हैं वेरिएबल क्या है, नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी। These are the costs which tend to vary or change in relation to volume of production. As I said, प्रोडक्शन के बेसिस पे, आउटपुट पे बेसिस पे चेंज होगा या लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे चेंज होगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ओके, कॉस्ट इंक्रीजेस, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, वाइस वर्सा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर जनरली कांस्टेंट। देखिए वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो पर यूनिट सेम रहेगा, टोटल में वेरी होगा, फिक्स। इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स रहेगा, चेंज कितना भी कर दो आउटपुट प्लस माइनस फिक्स ही रहेगा। These costs are not affected by volume. फैक्ट्री रेंट वो भी मैंने एग्जांपल दिया था। इंश्योरेंस, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते प्रोडक्शन ही क्या, इंश्योरेंस का क्या करो, मतलब इंश्योरेंस कम कर दो, बोले इंश्योरेंस तो जितना होता है इतना आता है, राइट। आप मशीनरी पे इंश्योरेंस ले रहे हो, फैक्ट्री पे बिल्डिंग पे इंश्योरेंस ले रहे हो, तो उसकी तो वैल्यू उतनी है, इंश्योरेंस उतना ही रहने वाला है। चाहे आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना भी कर लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे। फिक्स कॉस्ट यूनिट वेरी इनवर्सली विद द प्रोडक्शन ऑफ लेवल। देखिए फिक्स कॉस्ट वेरी इनवर्सली, मतलब फॉरेन फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे। कैसे? यहां पे मैंने आपको ये भी प्रूव कर दिया, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतनी आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लो हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट टोटल फिक्स रहती है।
ये जो लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेते हैं, चाइना एंड ऑल दिस, वो उसकी कॉस्ट कम क्यों आती है? इसकी वजह से। एक बार उसने फिक्स कॉस्ट किया तो अभी 100 यूनिट्स करो, 1000 करो, 1 लाख करो, तो 1 लाख में तो उसकी फिक्स कॉस्ट कम ही आएगी। फिर तो उसको क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल जितना ही रिकवर करना है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। बट अगर आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी। कई बार आपको प्रिंटिंग में भी ऐसा बोलेंगे, ओके मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस में आप जा रहे हो, ठीक है, बोलेंगे 1000 के बल्क में करना पड़ेगा। मतलब क्या 1000 के बल्क में ही होगा, 100 नहीं कर सकते? कर सकते हैं। फिर वहां पे क्या होगा, क्योंकि वहां पे उसको डाई बनाना है और सब कुछ है, वो फिक्स खर्च। अभी उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसकी जो शीट होती है उसमें होगा। अभी आप बोल रहे नहीं मुझे तो कम यूनिट ही करना, फिर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बोलोगे मुझे 100 यूनिट्स ही करना है, तो यही हुआ, मान लीजिए 10 लाख का वो सब डाई बना के खर्च किया, अभी वहां पे 100 यूनिट्स ही करोगे तो पर यूनिट 10,000 की कॉस्ट आएगी। अभी वहां पे आपने 1000 कर दिया, आपकी कॉस्ट 1000 रह जाएगी। तो हायर द यूनिट्स हायर विल बी, मतलब लोअर विल बी योर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को भी हम क्लासिफाई कर सकते, इसको हम कैपेसिटी कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट भी बोल सकते हैं, जो जिसका कनेक्शन पीरियड के साथ है। ओके, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरी है वो फिक्स है, प्रोडक्शन कितना भी हाई लो कर दो उसकी सैलरी तो फिक्स ही रहने वाली है। पीरियडिसिटी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कमिटेड फिक्स कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। कमिटेड फिक्स कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल, मतलब जो ऑलरेडी आप कमिट कर चुके हैं। मान लीजिए आपने फैक्ट्री के लिए लीज एग्रीमेंट कर दिया 5 साल तक, 5 years कमिट कर दिया। फिर जब आप लॉन्ग टर्म लीज पे जाते हो ना और वहां पे कमिट करते हो ना, और आप बोलोगे 2 साल के बाद चलो अभी नहीं करना है, बोले ठीक है नो प्रॉब्लम, अभी जो बाकी 3 साल का जो लीज रेंट है वो दे दो, फिर आप खाली कर दो। तो फिर खाली क्यों करेंगे भाई? मतलब आपने कमिट कर दिया है, एक्सपेंस करना मतलब करना, अभी आप उसमें अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज कमिटेड। तो ऐसे कोई भी कॉस्ट जो कमिट कर चुके हो वो तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। कॉस्ट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इवन इन प्रोडक्शन, मान लीजिए आप बोले अभी फिलहाल तो टाइम बिंग प्रोडक्शन बंद हो गया, शॉर्ट रन के लिए अवॉइड नहीं कर सकते। सैलरी ऑफ एमडी, प्लांट डेप्रिसिएशन, एज आई सेड लीज रेंट, वो सब ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते। डिस्क्रिशनरी, ये ऐसे हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करते हैं। ओके, यहां पे ये आप अवॉइड कर सकते हो, मतलब मान लीजिए R&D कॉस्ट, आप बोलोगे टेम्पररी हमें खर्च नहीं करना है, ठीक है R&D बंद कर दो, तो बंद हो सकता है, डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट, जिसको बोलते हैं अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, ये समझ में आ रहा है? इसको अगर किसी को नोट डाउन करना है तो पोज करके नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, देख लेना, वैसे तो आपको दिया हुआ है। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? हाँ, नेक्स्ट सेमी वेरिएबल, इसकी भी थ्योरी देख लेते हैं। दीज आर द कॉस्ट विच आर पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल, कुछ हद तक फिक्स रहेगा फिर वेरी होता जाएगा, पर्टिकुलर प्रोडक्शन तक वो फिक्स रहेगा। लाइक ये जो है उसको स्टेप कॉस्ट भी बोलते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस। अब देखिए कई बार हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कई सारे मशीनरीज में ऐसे एमसी होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे क्या होता है कि आपको ये 2 सर्विस फ्री में मिलती है, एमसी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 2 बार आएंगे और वो सब सर्विस करके चले जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया कि वो मशीनरी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 1 लाख, कि 1 लाख में आपको कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो आप बुला सकते, तो बोलेंगे 2 बार रिप्लेसमेंट हो सकता है स्पेयर पार्ट का वगैरह। अगर आप फिर ज्यादा करोगे तो फिर उसका वेरिएबल, जितना एक्सपेंस करोगे जितनी बार बुलाओगे उतना खर्च ऐड होता जाएगा।
जिसको स्टेप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में भी देखिए फैक्ट्री बंद रखोगे तो भी मिनिमम बिल तो आएगा ही आएगा। अब लोग यूनिट एक भी नहीं यूज किया, फैक्ट्री बंद ही थी, बट फिर भी मंथली जो बिल मिनिमम आपका जो चार्जेस है वो तो आएगा ही आएगा। टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, फिर जैसे जैसे यूज ज्यादा करोगे वैसे वैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा, वेरिएबल में, फिक्स्ड में, क्योंकि सेमी वेरिएबल इटसेल्फ आप यूज नहीं कर सकते। ये जो फिक्स है वो फिक्स रहेगा, जो वेरिएबल वो वेरी होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक्सपेंस आपको पर्टिकुलर लेवल पे मिले, दूसरे लेवल पे वो एक्सपेंस चेंज हो जाए, और उसी की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा फिक्स में एंड वेरिएबल में। वो कैसे करेंगे, सी टू इट। अब देखिए इसकी भी 5 मेथड्स हैं, और ये हम वेरिएबिलिटी की बेसिस पे कर रहे हैं, फिर कंट्रोलेबिलिटी बेसिस, नॉर्मालिटी, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल, और फिर मेथड्स आएंगी। चलो ठीक है, एक और लेक्चर इसमें होगा तो वो हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रिमेनिंग पोर्शन विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। और वन मोर थिंग, नेक्स्ट लेक्चर के एंड में हम इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर को आपको रिवाइज करके आना है अब तक का, और आगे जब हम करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, वंस वी फिनिश अप द चैप्टर we'll take up the MCQ portion also in class itself. Okay.